सो अस्सलाम वालेकुम। तो ये पेपर 2 है कंप्यूटर साइंस का, 2 आवर्स का पेपर है। मई जून 24 का ये पेपर 2 वेरिएंट 1 है। 9618 आपका ये सिलेबस लेटेस्ट वाला था जो 21 में आया था। 21 से सिलेबस चेंज हुआ था, तो आपको ये सारे पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए। 21, 22, 23, 24 और रिवर्स ऑर्डर में करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। राइट, चलते आगे। बाकी चीजें से आप वाकिफ है ऑलरेडी के इंस्ट्रक्शंस आपको सारी दी हुई है। आप अपना नाम वगैरह, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ये कि अपना नाम, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर जरूर लिखें। बहुत से लोग भूल जाते हैं और फिर बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इरेजेबल पेन यूज ना करें, करेक्शन फ्लूइड यूज ना करें। अगर आपको कुछ काटना है, कुछ गलत लिख दिया है, तो सिर्फ एक क्रॉस लगाएं और आगे बढ़ें। रफ वर्क जो भी आप करना चाहते हैं वो HB पेंसिल आप अपने पास रखें। कोई डायग्राम है, कोई ग्राफ बनाना है, जैसे कोई लॉजिक गेट की डायग्राम बनानी है या ट्रुथ टेबल बनाना है, तो वो आप पेंसिल से कर सकते हैं, मगर पेंसिल HB की होनी चाहिए। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। 75 मार्क का ये पेपर है। इंसर्ट आपको हमेशा प्रोवाइडेड होता है। बेहतर है हम भी खोल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत तो बार बार पड़ती है। पहला सवाल है, एल्गोरिथम इज डेवलप्ड। एल्गोरिथम बनाया जा चुका है इन सूडो कोड। सूडो कोड के फॉर्मेट से बिफोर बीइंग कोडेड, कोडिंग करने से पहले, प्रोग्रामिंग से पहले, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, यानी कंप्यूटर ऑन करने से पहले सूडो कोड बनते हैं। और सूडो कोड आप पेपर वर्क होता है वो आप पेन से भी लिख सकते हैं सूडो कोड, और नोटपैड वगैरह पे भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते सूडो कोड के लिए। The following table shows four valid pseudocode assignment statement. Complete the table by giving an appropriate data type. आपको डेटा टाइप बतानी है, क्या डिक्लेयर करना चाहिए ABCD के लिए। तो ABCD के लिए आपको बताना है क्या डिक्लेयर, क्या आपको डेटा टाइप रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है लेफ्ट। अगर आप भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर जाएं, एग्जाम वाले दिन ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। जरूर इसको चेक करें कि लेफ्ट की एग्जाम्पल को चेक करें और देखें दोबारा गौर से कि आपको लेफ्ट लिखना होता है, फिर एक स्ट्रिंग आता है, फिर आप बताते हैं लेफ्ट से कितने लेटर उठाने। जितने लेटर आपने बताए इसने इतने उठा लेने, ABC, और इसका आंसर जो रिटर्न करता है, ये जो प्रोड्यूस करता है, तो ABC यानी 3 लेटर्स, यानी एक स्ट्रिंग से निकाल के दूसरा स्ट्रिंग दे रहे हैं आपको। और जिसको व्हेन यू ब्रेक द स्ट्रिंग इन पार्ट, आपने तोड़ा है स्ट्रिंग को, व्हेन यू ब्रेक स्ट्रिंग इन पार्ट, इसको कहते हैं सब स्ट्रिंग। सो इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है, जैसे ये आया है, तो व्हाट इज इट, इट इज द काइंड ऑफ सब स्ट्रिंग। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसके पैरामीटर्स कितने हैं। दो है, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, और इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो भी एक स्ट्रिंग होगा। अब लेट्स गो बैक, वापस आते हैं और चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे तो लेफ्ट से उठाओ, माई नेम में से उठाओ। माई नेम हमें नहीं मालूम क्या है, माई नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें से कितने उठाओ, एक। तो अगर आप अपना नाम सोचें अम्मार, और अम्मार के लेफ्ट से आप एक लेटर उठा रहे, तो या तो एक लेटर आएगा। अब एक लेटर होता है तो अगर चार है तो उसको इस तरह लिखते हैं, और अगर स्ट्रिंग है तो उसको इस तरह लिखते हैं। लेटर तो स्ट्रिंग में भी आ सकता है, लेटर चार में भी आ सकता है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है चार लिखना। स्ट्रिंग होता है सेट ऑफ लेटर्स के लिए, लेकिन एक सिंगल लेटर भी स्ट्रिंग में आ सकता है। उसके बाद आ जाते हैं टोटल मल्टीप्लाई बाई टू। तो टोटल मल्टीप्लाई बाई टू, यहाँ टोटल कहीं दिखाया तो है नहीं, तो हमें अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए कि यार यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है, इसका मतलब इसका आंसर भी मैथमेटिकल होगा। मैथमेटिकल जब आंसर आएगा तो या तो वो इंटीजर होगा या डेसिमल में होगा, तो इसमें इंटीजर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद आ जाते हैं INT। अब INT क्या करता है, इस आइटम कॉस्ट को अगर ये 13.5 है तो इसको ये बना देगा 13, और फिर डिवाइड बाई 3 करेगा, तो इसका जो आंसर आएगा, क्योंकि डिवीजन हो रही है 3 से हो रही है, तो वो रियल में इसका आंसर आएगा। इसने इसकी टाइप रियल रखी है। ये कोटेशन मार्क में है, इसका मतलब ये कि स्ट्रिंग है तो इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर। जी सर। ओके, यहाँ से आगे जी बढ़ते सर। हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अदर वेरिएबल इन द प्रोग्राम हैव एग्जांपल वैल्यूज एज शोन। दूसरे वेरिएबल और भी हैं प्रोग्राम में, जैसे सॉर्टेड, ट्रू एंड फॉल्स अगर है तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, जल्दी जल्दी बोलें। बूलियन।
ठीक है, Boolean. इसकी टाइप क्या होगी? ट्वाइस की। Integer. 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 इसकी क्या होगी? String. String. ठीक है, String. आगे चलते हैं। अब इसको देखें, कंप्लीट द ट्रेस टेबल, कंप्लीट द टेबल बाय इवैल्यूएटिंग ईच एक्सप्रेशन। आपने इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है यूजिंग द एग्जांपल वैल्यूज, और एग्जांपल वैल्यूज ये वाली यूज करनी है आपने जो यहाँ दी हुई है, ये इसमें यूज करनी है। उसके बाद आंसर आपने प्रिडिक्ट करना है कि क्या आंसर आएगा। तो ट्राइस के अंदर पड़ा हुआ है 9, 9 लेस देन 10 है, क्या ये बात ठीक है? 9 जी छोटा सर। है 10 से, यस ट्रू है। ट्रू का मतलब होता है 1, ट्रू लिखूं या 1 लिखूं एक ही बात है। एंड सॉर्टेड, सॉर्टेड क्या है? सॉर्टेड का फॉल्स, फॉल्स का मतलब है जीरो। जब लिखा है नॉट जीरो तो इसका मतलब ये नॉट की वजह से ऑपोजिट हो जाएगा 1। तो यहाँ पर भी 1 आया था, ये कंडीशन भी ठीक हो गई थी, और नॉट सॉर्टेड ने इसको ऑपोजिट कर दिया, तो 1 और 1 हमारे पास आंसर मिला। इसको हमने करना है एंड, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 1 1 दा 1, और 1 का मतलब होता है ट्रू। इसको इस तरह सॉल्व करो। समझ आ गई ये बात? जी सर। जी सर। ओके। प्राइस की जो वैल्यू थी वो थी 9, और 9 को आप कर रहे हैं डिवाइड बाई, मॉड क्या करता है? मॉड गिव्स यू द रिमाइंडर आफ्टर द डिवीजन। तो ये 9 को डिवाइड करेगा 4 से, तो 4 टू द 8, इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आया वो ये बता रहा है। तो मॉड कोई फंक्शन नहीं है, मॉड एक ऑपरेटर है। कैसे पता? इंसर्ट में जाओ, बिल्कुल नीचे ऑपरेटर्स लिखे हैं, उसमें आपको मॉड नजर आएगा, ये ऑपरेटर लिखे हैं, इसमें आपको मॉड नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो गलती से पेपर में इसको आप फंक्शन ना लिखना, सही है? तो ये मॉड का फंक्शन, मॉड का जो ऑपरेटर है ये क्या करता है? मॉड का जो ऑपरेटर है ये आपको रिमाइंडर देता है। आगे चलते हैं, फिर आईडी में से लेकर आओ। आईडी क्या है? आईडी है, इस आईडी की कौन सी पोजीशन से? तीसरी पोजीशन, यानी 1 2 3, थर्ड पोजीशन ए हो गई। तीसरी पोजीशन से एक लेटर निकाल के ले आओ, तो एक लेटर हो गया ए। इसने इसने आपको दिया निकाल के कैपिटल ए, यहाँ लिखा था टू लोअर, टू लोअर से क्या होगा? ये कैपिटल ए स्मॉल ए बन जाएगा। अब स्मॉल ए का जो आप लिखें सिंगल कैरेक्टर को तो आप अपोस्ट्रोफी में लिखते हैं, और स्ट्रिंग को आप कोट्स में लिखते हैं। अगर सिंगल है तो इसका मतलब है, सिंगल कैरेक्टर में लिखा है तो इसका मतलब ये टाइप है 4, इसमें लिखा है तो इसका मतलब है टाइप है स्ट्रिंग, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर दोनों में आ सकता है। आई होप यू गॉट दैट टू। जी सर। ओके, वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। चले, अच्छा वो आप भी आ गए। शुरू का एक छोटा सा पार्ट आपने मिस किया, वो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग बिल्कुल अपलोड करूंगा। अच्छा जी, यहाँ पर आए तो कहता है लेंथ निकालें। लेंथ किसकी? आईडी एंड एक्स एक्स। एंड का मतलब होता है ज्वाइन करो। आईडी में क्या है? आईडी में ये है, इसके अंदर अगर हम ज्वाइन करें दो लेटर और, यानी एक्स एक्स और ज्वाइन कर दें इसमें, ये ज्वाइन हो गया। अब इसकी लेंथ निकालें, 1 2 3 4 5 6 7 9। 8 9, तो इसकी लेंथ बनी कितनी? 9। 9 क्या मोर देन है, या 9 क्या बड़ा है या बराबर है किसके? 9 के। मोर देन इक्वल्स टू है यहाँ पे, इसका मतलब बड़ा या बराबर, इसका मतलब होता है बड़ा हो या बराबर हो, तो बराबर तो है, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रू हो गया। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। The variable names A, B, C and D in part A are not good programming practices. तो कहता है ये जो वेरिएबल हैं A, B, C, D, ये these are not good programming practices। क्यों नहीं है ये good programming practices? क्योंकि सर ये मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल नहीं है, इससे पता नहीं लगेगा कि कौन से वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है। तो वेरिएबल जब भी आप प्रोग्राम में रखते हैं, ट्राई योर बेस्ट टू मेक them मीनिंगफुल। द नेम डू नॉट रिफ्लेक्ट इंडिकेट द पर्पस। नाम ऐसा होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे अपने पर्पस से, जो उससे पर्पस का पता लग जाए। नेम्स आर नॉट मीनिंगफुल। आइडेंटिफाई वन प्रॉब्लम दैट दीस वेरिएबल नेम्स माइट कॉज। इनसे क्या प्रॉब्लम आएगा? अगर आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है, अब हमें कभी, मिसाल है, कभी हमें डिवीजन का रिजल्ट चाहिए, हमें याद ही नहीं रहेगा डिवीजन हमने कहाँ की थी, ए में या बी में या सी में,
फिर बार बार थोड़ी आप प्रोग्राम में ऊपर जाएंगे और चेक करेंगे यार अच्छा डिवीजन आपने स्टोर कराई थी सी में। हाँ, अगर इसका वेरिएबल ही कोई ऐसा होता कि आपने इसका वेरिएबल कुछ रखा होता से डिवाइड बाय, ऐसे किया होता डिवाइड डिवीजन या डिवीजन रिजल्ट, इस तरह का कुछ किया होता डिवीजन और इसके आगे लगा दिया होता आर यानी रिजल्ट ऑफ डिवीजन, तो ये मीनिंगफुल हो गया, देखते ही पता लग रहा है। तो आपको अपने प्रोग्राम को डीबग करने में या मॉडिफाई करने में या मेंटेन करने में समझने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर तो ये वेरिएबल के नाम अच्छे नहीं होते। तो यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर। जी सर। आगे कहता है द चॉइस ऑफ अ सुटेबल वेरिएबल नेम इज वन एग्जांपल। आप अच्छे से वेरिएबल रखते हैं, ये एक एग्जांपल होती है किसकी? अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कहलाती है। गिव वन अदर एग्जांपल, वेरिएबल के अलावा और ऐसा क्या करें आप अपने प्रोग्राम में अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए? जी, तो आप अपने सर हम प्रोग्राम, कमेंट्स का इस्तेमाल करें। ये क्या चीज है? जो पहला पॉइंट है इंडेंटेशन, इंडेंटेशन वो शुरू में जो स्पेस देते हैं हम, यानी कि बिल्कुल। एक टैग के अंदर दूसरा टैग जब देते हैं तो एक इंडेंट करते हैं। जैसे फॉर का लूप लगाते हो तो उसके एग्जैक्टली नीचे आप नेक्स्ट लिखते हो और उसकी जितनी भी लाइन है उसके अंडर में डालते हो। सही है, यहाँ पे तो आप बताते हैं कि आई की वैल्यू फोर की कितनी कहाँ से स्टार्ट होगी टू कहाँ तक जाएगी, मगर जो भी काम आप लूप में कर रहे हैं वो आप इस तरह इंडेंट करके देते हैं। तो इंडेंटेशन जो है वो ये स्पेसेस है। व्हाइट स्पेस क्या होता है? व्हाइट स्पेस मतलब है थोड़ी जगह आपने छोड़ी, फिर यहाँ पे ये स्पेस छोड़ दिया आपने और यहाँ से फिर आपने लिखना शुरू किया, तो लाइन गैप्स जो आ रहे होते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ कीवर्ड्स, ये वीबी में होता है। अगर वीबी का कोई सा भी प्रोग्राम आप खोल के देखें, जब आप उस टाइप करते हैं तो वो कैपिटलाइज करता है कीवर्ड्स को। जैसे अगर मैं डिम लिखूं, यहाँ पे मैंने स्मॉल में लिखा है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर नीचे लेके जाऊंगा ये कैपिटलाइज खुद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटलाइज करता है हर वर्ड को। दूसरा, यूज ऑफ कमेंट्स, आप अपने प्रोग्राम में कमेंट्स का इस्तेमाल करें। कमेंट्स तो अंग्रेजी में आप लिखते हैं, अगर आप स्यूडो कोड में लिख रहे हैं कमेंट तो आपको डबल स्लैश लगाना पड़ता है। पाइथन में किसी भी लाइन को कमेंट बनाना है तो हैशटैग लगाना पड़ता है। वीबी में अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ता है। तो आपको ये बताना चाहिए स्यूडो कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये क्या होती है? सर वो फंक्शंस बनाना और प्रोसीजर्स बनाना अलग अलग। एक बड़े प्रोग्राम को, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, whenever you have a complex problem or a long program, so you can break it in parts. You can divide it into several modules that can be called procedures and functions. Why do you do that? So that handling a long big program can be difficult, whereas handling a small module can be much easier. It would be easier to अंडरस्टैंड, डीबग, मेंटेन, मॉडिफाई, इसमें चेंज करना है, इसको टेस्ट करना है, इसको डीबग करना सब आसान हो जाता है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के एग्जांपल क्या है? यूज ऑफ लोकल वेरिएबल्स, तो ये दो किस्म के वेरिएबल मैंने आपको बताए थे आपके प्रोग्राम में होते हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल कौन से होते हैं और ग्लोबल कौन से होते हैं? लोकल वो होते हैं जो किसी सब रूटीन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है और कोई वेरिएबल आपने यहाँ जाके डिक्लेयर किया है, तो जो ये वेरिएबल है ये लोकल है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाने जाते हैं, जैसे ये सब रूटीन खत्म होगी ये वेरिएबल खत्म हो जाते हैं। द वैल्यूज आर डिस्ट्रॉयड एंड दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द मेमोरी। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं दे हैव अ लॉन्ग लाइफ, यू कैन कॉल देम वेयरएवर यू लाइक इन योर प्रोग्राम। ऊपर नीचे कहीं पर भी आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट करके लिखता हूँ, या तो डिक्लेयर कॉलन ए, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंटीजर खाली INT लिख देता हूँ, आप समझ जाए। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू ऊपर बताई है, ए की वैल्यू 10 है, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए एरो A+1, ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ आके मैं कह रहा हूँ उसको आउटपुट कर दो। अब ए एक वेरिएबल है जो कि ग्लोबल है, यहाँ डिक्लेयर हुआ है, ऊपर टॉप पे इसको डिक्लेयर करते हैं, इसकी वैल्यू 10 यहाँ हुई है ऊपर बिल्कुल, और फिर किसी भी प्रोसीजर या फंक्शन में इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे मैंने 10 में +1 किया तो 11 हो जाएगा।
जब आउटपुट करूंगा तो मुझे इस प्रोग्राम से जो आउटपुट मिलेगा ओवरऑल वो 11 मिलेगा। तो जबकि ए की वैल्यू 10 थी, वो चेंज यहाँ हुई है और आउटपुट यहाँ हुआ है। तो यू कैन यूज इट थ्रू आउट द प्रोग्राम। मेरी बात की समझ आई है? जी सर। ओके जी सर। ओके, जी सर। आगे आते हैं। तो कहता है एन एल्गोरिथम हैज 3 स्टेप्स। एक एल्गोरिथम और उसके 3 स्टेप्स हैं। repeatedly input a pair of numeric values। बार बार न्यूमेरिक वैल्यूज के पेयर इंटर करें। ए और बी दो वैल्यूज आपको बार बार इंटर करनी है। ये दो वैल्यू आपको बार बार इंटर करनी है, पेयर इंटर करना है। काउंट द नंबर ऑफ पेयर दैट आर इनपुट अंटिल ए हैज बीन ग्रेटर देन बी। उस वक्त तक आप इंटर करते रहे। पहले तो बोल रहा है काउंट करें, काउंट करें जब तक वेरिएबल ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं हो जाती, ग्रेटर देन बी 10 टाइम्स, जब तक उसकी वैल्यू उससे बड़ी नहीं हो जाती। एंड काउंट द नंबर ऑफ पेयर दैट वर इनपुट। और ये भी काउंट करना है टोटल पेयर कितने इनपुट किए गए। तो आपको यहाँ पर दिखाया है प्रोसेस बॉक्स स्टार्ट। ये तो स्टार्ट का होता है, इसके राउंड ऐसे कॉर्नर्स होते हैं। फिर यहाँ पर प्रोसेस बॉक्स दिखाया है रेक्टेंगल, जिसमें जब भी देखो जो काउंटिंग करनी होती है या टोटल करना होता है उसको 0 से स्टार्ट लेते हैं। तो ट्राइस को 0 कर दिया, काउंट को 0 कर दिया। ये जो पेयर इनपुट करना है इसको पैरेललोग्राम में दिखाया कि आपने ए और बी अब इनपुट किया है। फिर उसने कहा था इसकी काउंटिंग करनी है कि आपने कितने पेयर इंटर किए। तो इसके लिए आप ट्राइस पे आ गए, ट्राइस एरो ट्राइस +1। सही है। उसके बाद कह रहा है जब कभी ऐसा हो कि ए की वैल्यू बड़ी हो जाए बी से, इज ए बिगर देन बी। अगर बड़ी हो जाए तो इसको काउंट करना है। ऐसा कब कब हुआ कि वैल्यू बढ़ गई, +1 हो गया, तो यहाँ पे +1 हो रहा है काउंट के अंदर। ये एक अलग जगह काउंटिंग कर रहे हैं, वो एक अलग जगह काउंटिंग पहले हुई थी। ये तो नॉर्मल काउंट कर रहे हैं कि कितने पेयर इनपुट किए हैं, वो ये बताएगा। ये काउंट उसी वक्त चलेगा जब ये कंडीशन मैच करेगी, यानी ए बड़ा होगा बी से, तो काउंटिंग करेगा। और काउंटिंग करने के बाद चेक करेगा कि इस काउंट इक्वल्स टू 10, क्या इसकी वैल्यू 10 हो गई है। अगर हो गई है तो ये आउटपुट कर देगा ट्राइस पर, नहीं हुई है तो ये वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से भी वापस ऊपर जा रहा है, यहाँ से दोबारा क्यों ऊपर 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 क्यों जा रहा है। तो उसने कहा था उस वक्त तक इनपुट लेते रहो जब तक ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं हो जाती। बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। जी सर। अब जी सर। अब आप इसको गौर से देखें। जब आप पेपर में इसको बनाने जाएंगे तो ये जो इसने शेप बनाया हुआ है, एक ये वाला शेप जिसकी लाइन पे मैंने डॉट लगाया है, इसका 1 मार्क है। ठीक है, उसके बाद इसका 1 मार्क है, उसके बाद इसका 1 मार्क है, उसके बाद इसका 1 मार्क है, उसके बाद इसका भी 1 मार्क है। यानी ये इनपुट और इस आउटपुट का कलेक्टिवली 1 मार्क डाल रहा होगा। टोटल मिला के 5 नंबर होता है। इसमें से एक भी चीज मिसिंग होगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। और ये ध्यान में रखना है कि आपने यस नो जरूर लगाना है। बहुत से बच्चे पूरा फ्लो चार्ट सही बनाते हैं मगर यस नो नहीं लगाते तो उससे भी मार्क्स कट जाते हैं। यानी ये वाला पॉइंट आप लूज कर देंगे फिर। तो यस नो लगाना जरूरी है। ठीक है सर। सर हम यस नो के साथ वाई एन लिख सकते हैं या फिर हमें पूरा यस हाँ, और लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर आप जब वाई और एन जानते हैं, वाई क्यों लगा रहे हैं एन क्यों लगा रहे हैं, तो आपको पूरा यस और नो लिखने में क्या प्रॉब्लम है। मेरी एडवाइस ये कि पूरे पूरे वर्ड लिखो। ठीक है सर। स्टेप 1 ऑफ द एल्गोरिथम इज चेंज। इस एल्गोरिथम का स्टेप 1 चेंज किया है। A variable this sequence is used to enter a sequence of 10 pair of values। 10 pair of values enter की जाएंगी using a single input statement। और सिंगल इनपुट स्टेटमेंट की मदद से 10 पेयर आपको एंटर करने हैं। 10 पेयर कैसे एंटर करेंगे बताइए? पहले तो बताओ 10 काउंट कैसे करोगे? कोई काम 10 मरतबा रिपीट करना है तो कैसे करोगे? सर हम लूप लगाएंगे। लूप ये करेंगे ना। लूप का लगा लोगे, जैसे आपने कहा फॉर का लूप लगा लें, i इक्वल्स टू 1 to 10। ठीक है, और इसमें आपको पेयर इनपुट। अब पहले तो ये था कि हम ए की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं और बी की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें तो आपको इनपुट 2 बार करना पड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? यूजिंग अ सिंगल इनपुट स्टेटमेंट के पेयर इंटर करो और सिंगल स्टेटमेंट इस्तेमाल करो। यानी डबल इनपुट नहीं, यानी एक ही स्ट्रिंग यानी 2 वैल्यूज को हम इस तरह एंटर करा सकते हैं कि नहीं?
आगे काम बढ़ जाएगा। ये जब हम इनपुट करेंगे तो इस तरह करेंगे कि एक नंबर एंटर करें, कॉमा लगाएं, दूसरा नंबर साथ ही इनपुट कर दें और उसको स्ट्रिंग के तौर पे करें। फिर अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपका काम तो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे फिर तोड़ेंगे तो इसमें से 12 अलग करना पड़ेगा आपको, इसमें से 23 अलग करना पड़ेगा, और इसको स्ट्रिंग, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग में था तो स्ट्रिंग ही रहेगा, तो स्ट्रिंग से जब कन्वर्ट करके लेकर आएंगे तो इसको फिर आपको नंबर बनाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा str टू नम से, और फिर आप इसको अंदर प्लस माइनस कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये इनपुट नहीं कर सकते, आप इनपुट कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह, एक सिंगल इनपुट। यही आगे जाके आई थिंक वो पूछ रहे हैं, फॉलोइंग द इनपुट ऑफ दिस सीक्वेंस द रिवाइज्ड एल्गोरिथम विल एक्सट्रैक्ट द पेयर ऑफ नंबर्स, डिस्क्राइब द वेरिएबल दिस सीक्वेंस, हाउ द नंबर आर एक्सट्रैक्टेड। कह रहा आप एक ऐसा वेरिएबल ले लें स्ट्रिंग, उसमें इनपुट कराएं और दोनों नंबर एक साथ इनपुट करा दें 67,72, ये स्ट्रिंग के तौर पे इंटर हो। फिर इसके दरमियान में आपने यूज किया हुआ है 67 और कॉमा 72। ये कॉमा क्या है? कॉमा जो है वो सेपरेटर है। कॉमा क्या है? करेक्टर है, आइडेंटिफाई कर रहा है वो कहाँ पे वैल्यू खत्म हुई है, कहाँ से दूसरी वैल्यू स्टार्ट हुई है। ये आइडेंटिफाइड स्पेशल करेक्टर है, ये आइडेंटिफाइड करेक्टर है। तो ये वुड नीड टू बी यूज एज ए सेपरेटर, दोनों नंबर के दरमियान सेपरेटर का काम करेगा ये। और इसमें जो भी नंबर आप एंटर करेंगे, ऑल द नंबर विल हैव द फिक्स्ड लेंथ, तो ये इसी तरह से आप एंट्री करते जाएंगे, तो इस तरह आप पेयर एंटर करते जाएंगे। ये वाले जो इनपुट की कमांड होगी कैसे लिखेंगे आप, तो आप इसमें इनपुट ए कर लेंगे और नेक्स्ट कर लेंगे, लेकिन ए को ऊपर आपने एज एन स्ट्रिंग डिटेक्ट और वो कराना होगा डिक्लेयर, और जब वो इनपुट पूछेगा तो आप इस तरह इनपुट करेंगे। ये बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। जी सर। ओके। जी सर। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं लिंक लिस्ट। मैंने आपको पढ़ाया था, लिंक लिस्ट में एक होता है स्टार्ट पॉइंटर होता है। स्टार्ट पॉइंटर एक ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है जो पहले नोड पे ले जाता है। नोड के अंदर दो चीजें होती हैं, पहले इंफॉर्मेशन होती है और फिर एक एड्रेस होता है जो दूसरे नोड पे ले जाएगा। तो इस तरह एक नोड दूसरे से कनेक्ट होता चला जाता है और एंड में यहाँ पे जीरो आ जाता है। मगर जीरो अच्छा आइडिया नहीं था, तो जीरो की जगह पे -1 लिखते हैं, क्योंकि जीरो एक इंडेक्स हो सकता है। ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब इसको बनाएंगे कैसे? ये तो एक बच्चों वाली डायग्राम थी, इसको कॉन्सेप्चुअल डायग्राम कहते हैं। इसको बनाएं कैसे? तो बोलते हैं इसके बनाने के लिए ये करें कि दो वेरिएबल आप रखें, एक स्टार्ट और एक नेक्स्ट फ्री। तो ये वेरिएबल कौन से हैं? दोनों में कौन सा डेटा है? स्ट्रिंग है, रियल है, इंटीजर है? इंटीजर। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। नेक्स्ट फ्री वो भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर वेरिएबल है। ये बेटा जरा 1 मिनट मुझे दें प्लीज। राइट। अब ये काम करें तो कैसे करें? तो जैसे आपको ये 4 डेटा स्टोर करने हैं तो यहाँ पर आप स्टोर कर दें किसी भी लेकिन अब मुझे अगर इसको सीक्वेंस में चाहिए, ब्राउनिंग चाहिए पहले, पे क्रे चाहिए, फिर जॉनसन चाहिए, तो इनके पॉइंटर को कैसे एडजस्ट करें? तो ये कह रहे हैं पहले कहाँ जाओ 1 पे, 1 से मिल गया ब्राउनिंग, ब्राउनिंग आपको भेज रहा है कहाँ पे? क्रे पे, 4 पे। जिससे क्रे मिल गया, क्रे भेज रहा है जॉनसन पे, से 2 मिल गया और जॉनसन भेज रहा है कहाँ पे? टर्नर पे। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये उल्टे ऑर्डर में चाहिए इस तरह, तो कहाँ कहाँ चेंजेस करोगे बताओ? स्टार्ट क्या हो जाएगा? सर टर्नर 1 पर आ जाएगा। पहला सर पहला टर्नर आ जाएगा एड्रेस टर्नर 1 पर। 1 थोड़ी है, 2 है। तो सही है। स्टार्ट को स्टार्टिंग कर 2 दोगे पे। 2,
स्टार्ट हो गया 2, ठीक है। टर्नर और कहाँ भेजेगा? सर टर्नर भेजेगा 0 पर। नहीं तो ये तो गलत है ना, हमें तो इसको ठीक करना है, हमें तो ये वाला सीक्वेंस चाहिए। टर्नर भेजेगा जॉनसन पे, जॉनसन का एड्रेस क्या है? 3 पर, तो 3, टर्नर भेजेगा 3 पर। 3 पे। जॉनसन कहाँ भेज रहा है? 4 पर। 4 पे। 4 कहाँ भेज रहा है? 1 पर। और 1 कहाँ भेज रहा है? 4 पर। वन 1 4 0 पे पर। क्यों भेजेगा? बस लिस्ट नहीं खत्म हो सर, गई, इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं। जब लिस्ट खत्म ठीक है। होती है तो आप इसको 0 कर दें। अभी तो 0 आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो इंडेक्सेस थे वो स्टार्ट हुए थे कहाँ से? 1 से। इसमें 0 नहीं था तो हमने 0 लगा दिया, ये इंडिकेशन है एंड ऑफ लिस्ट की। लेकिन मान लो कि अगर इंडेक्स आपके 0 से स्टार्ट होते तो फिर आप 0 नहीं लगा सकते थे। -1 लगाएंगे। इसका मतलब ये तो घूम के वापस ब्राउनिंग पे आ जाता, वरना। ठीक है, तो उस केस में आप फिर यहाँ पे क्या लगाते? -1 लगाते। ये मैं आपको पहले सिखा चुका था। अब आपसे पूछा जाए भाई कि अगर इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे? प्रोग्रामिंग में आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्या 2D एरे में रिकॉर्ड करें इसको? 2D एरे में करें? 2D एरे में तो फिर ये सारा स्ट्रिंग होता है, एक ही जैसी डेटा टाइप होगी। यहाँ तो ये हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है और इस वाले कॉलम में हमारे पास इंटीजर है, दो अलग अलग डेटा टाइप है। तो ये तो उससे तो नहीं हो सकता। या तो आपको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा एक, अब खुद की टाइप बनानी पड़ेगी आपको। खुद की टाइप और एन टाइप से जो बनाते थे उसमें दो फील्ड रखनी पड़ेंगी, दोनों की टाइप अलग हो सकती है। फिर उसका वेरिएबल बना के एरे बनाना पड़ेगा और फिर उसके अंदर स्टोरेज करने की बात करेंगे। या फिर और कोई सोल्यूशन आपके दिमाग में है? पहले भी हम ये सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के सवाल जी। अगर मुझे इस तरह की चीज चाहिए, क्या करूं फिर? तो आपको कहना चाहिए सर ये एक अलग एरे बना ले, आप डेटा की अलग एरे वही। बना ले, 1D एरे, और पॉइंटर स्टोर करने के लिए एक अलग एरे बना ले, और इन दोनों के इंडेक्सेस आपके जो होंगे वो सेम ही होंगे। तो इसको मैं एक दफा दिखाऊं तो भी ठीक है, आप समझ में तो आ रही है ना बात, कि जिस इंडेक्स पे डेटा होगा उसी इंडेक्स के हम पॉइंटर पे चले जाएंगे ताकि हम नेक्स्ट डेटा पे पहुंच जाए। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब अगर एग्जामिनर आपको ये सवाल दे सकता है कि भाई आपने लिंक लिस्ट को इनिशियलाइज करना है, डेटा है ही नहीं, तो बताएं आप उसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे? तो आपको ऐसे फ्री लिस्ट दिखानी होती है, ये इनिशियलाइजेशन हुई हुई है। कैसे पता है कि ये इनिशियलाइजेशन है? क्योंकि इससे ये आपको भेज रहे हैं स्टार्ट पॉइंटर कहाँ जाओ? -1। -1 तो है ही नहीं, मतलब कहीं नहीं जाओ, डेटा है ही नहीं। इसका मतलब है देयर इज नो डेटा। इसका मतलब है नो डेटा इज देयर, लिस्ट इज एम्प्टी। अब जब लिस्ट एम्प्टी है, उसमें डेटा रखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम फ्री लिस्ट पॉइंटर एक वेरिएबल रख रहे हैं जो हमें ये बता रहा है कि पहला कौन सा फ्री है? 0। 0 के बाद कौन सा फ्री है? कहाँ जाए? 1। 1 के बाद कौन सा फ्री है? 2। 2 के बाद कौन सा फ्री है? 3। 3 के बाद कौन सा फ्री है? 4। 4 के बाद 5 फ्री है। 5 के बाद 6 फ्री है। 6 के बाद कहीं नहीं जाना, -1। आपने देखा, अगर मैं आपसे कलेक्टिवली पूछूं कि लिंक लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप बोलोगे एक इंटीजर वेरिएबल स्टार्ट पॉइंटर चाहिए, एक और इंटीजर वेरिएबल फ्री लिस्ट पॉइंटर चाहिए। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसका नाम एग्जामिनर स्टार्ट रख दे, इसका नाम एग्जामिनर फ्री कर दे, फ्री लिस्ट पॉइंटर हटा दे, वो या खाली फ्री लिख दे, एग्जामिनर की मर्जी। ये डेटा हो गया और ये पॉइंटर हो गया, दैट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड। ये पॉइंट करेगा कहां पर? नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है। अब अगर ये आप कैसे बताएंगे एग्जामिनर को कि ये एक 1D एरे होगी डेटा की जिसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, और ये भी एक 1D एरे होगी और इसकी इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट। दीज आर टू सेपरेट एरेज एंड देयर इंडेक्सेस आर गोइंग टू बी सेम, वुड बिगिन फ्रॉम 0। अब अगर मैं ये बोलूं कि यार एग्जामिनर ने इनके नाम बदल के कुछ और रख दिए, जैसे ऊपर हम एक सवाल सॉल्व करके आए थे, मीनिंगलेस नाम रख दिए कोई, जैसे इसका नाम रख दिया DS, इसका नाम रख दिया DF। अब आपको समझना है इसको, कोई बाहर से समझाने नहीं आएगा, आपको खुद समझना है इसको, इसका क्या मतलब है। तो आप लिंक लिस्ट है तो फौरन आपके दिमाग में वो दोनों पॉइंटर वेरिएबल आने चाहिए
कि एक होता है स्टार्ट बताता है और एक बताता है फ्री लिस्ट। तो एस जो है वो स्टार्ट का है और एफ जो है वो फ्री लिस्ट का है सपोज। तो डेटा स्टार्ट कहां से हो रहा है? कहीं से भी नहीं, -1, इसका मतलब डेटा है ही नहीं। डेटा फ्री कहां से? पहले पे चले जाओ तो फ्री है, उसके बाद चले जाओ तो फ्री है, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा कि जनाब 1 फ्री है और 1 के बाद 2 फ्री है और 2 के बाद 3 फ्री है, लाइक दैट, इस तरह से आगे बढ़ता है। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। जी सर। अब दोबारा से जी बताओ सर। क्या क्या एडवाइस करोगे लिंक लिस्ट बनाने के लिए? हमें कितनी चीजें चाहिए? हाउ मेनी थिंग्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए लिंक लिस्ट? 1D सर हमें array, 1D एरे स्टार्टर चाहिए। पॉइंटर, 1D 2 एरे, variables, 2 वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल चाहिए, एक फ्री पॉइंटर और एक स्टार्ट पॉइंटर। एक स्टार्ट पॉइंटर चाहिए और एक आपने कहा फ्री पॉइंटर चाहिए। और आपने कहा 1D एरे चाहिए। अभी तो बात कंप्लीट नहीं हुई है जी। खाली 1D एरे तो काम नहीं बनेगा ना भाई। सर हमें 2 1D एरे सर चाहिए। दो वनडी चाहिए होंगी ना? सही है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा क्लियरली, एग्जामिनर को ख्वाब नहीं आएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बताएं 2 1D एरेज आर नीडेड, 1 फॉर व्हाट एंड 1 फॉर व्हाट? 1 वन टू फॉर होल्ड, डेटा एंड वन फॉर पॉइंटर। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा आपको कि एक डेटा के लिए 2 होल्ड डेटा और दूसरा 2 होल्ड द पॉइंटर। बात समझ आ गई है? चलो फिर से बोलो क्या क्या चाहिए आपको लिंक लिस्ट फॉर्म करने के लिए? सर 2 वेरिएबल्स, 2 1D एरे। देखो पूरी डेफिनेशन दो बेटा, पूरी डेफिनेशन दो। 2 वेरिएबल चाहिए, आपने कहा 2 वेरिएबल, मगर आप ये नहीं बता रहे कि उनकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग या इंटीजर या रियल या क्या? 2 वेरिएबल्स इन इंटीजर। सुन ले पहले, इसके आपने वेरिएबल भी बताने हैं कितने, उसकी टाइप भी बतानी है और उसका काम भी बताना है। क्यों 2 वेरिएबल आप कह रहे हैं? ठीक है चले स्टार्ट करें। हाउ मेनी थिंग्स आर नीडेड? हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए इंटीजर के। हाँ। 2 1D एरेज चाहिए होंगी, हम्म वो भी इंटीजर के होंगे। हम्म एक डेटा के लिए होगा और एक पॉइंटर के लिए होगा। ठीक है। अब आपके आंसर में पता है प्रॉब्लम क्या है? आप आंसर तो दे रहे हो मगर ऊपर नीचे कर रहे हो। जब आप इसकी बात कर रहे हैं ना तो खाली इसी की बात करें। तो पहले आप बोले 1 integer variable called start pointer needed that points to the first data if exist। ठीक है सर। ठीक है, इंटीजर वेरिएबल है, उसका नाम है स्टार्ट पॉइंटर। वो क्या करेगा? पॉइंट करेगा पहले डेटा को अगर मौजूद हुआ तो, नहीं तो अदरवाइज क्या करेगा? अदरवाइज विल शो यू -1। -1 विल बी एन इंडिकेशन दैट देयर इज नो डेटा। मैंने बड़ी कंप्लीट बात की है इसको लेके। इसी तरह यहां पर आ गए अनदर वेरिएबल कॉल्ड फ्री पॉइंटर इज नीडेड which is of integer type again that points to the first free node if exists, otherwise will show you -1, that means there are no free elements। इसकी भी पूरी बात कर दी मैंने। उसके बाद आप बोलोगे 1D array needed to record data, second 1D array needed to record pointer। पेपर में अगर बताया एग्जामिनर ने कि डेटा है कितना 1 से लेके 100 तक अगर है तो आप बताओगे देयर इंडेक्सेस शुड बिगिन फ्रॉम 0 to 99 या देयर इंडेक्सेस शुड बिगिन टू 1 to 100। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने बोला 100 डेटा रिकॉर्ड करने तो ये भी बताते हुए जाओ कि एरे का साइज क्या होगा। बात समझ आ गई? लोअर बाउंड अपर बाउंड, इसको कहते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड। जी सर। चलो अब मैंने तो आपको अच्छा खासा समझा दिया है, सही है। इससे सवाल, अब आपको सामने सवाल देख के आपको क्या पता लग रहा है? इसको ये पॉइंट देख के आपको क्या पता लग रहा है जी? पीएस सर क्या है? इससे पीएस क्या पीएस है? जो वो वेरिएबल है, स्टार्ट पॉइंटर है। वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? फिर आधी बात कर रहे हो। इंटीजर इंटीजर टाइप का स्टार्ट है वेरिएबल। जिसके पॉइंटर, अंदर पीएफ क्या है? ये फ्री पॉइंटर है। फ्री ये पॉइंटर फ्री है पॉइंटर। जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है। इसमें नोड किसको कहते हैं? नोड कहते हैं। नोट सर, पॉइंट नोट सर वो एरे के अंदर जो होता है ना। हाँ, नोड विल हैव 2 थिंग्स इन इट, डेटा एंड पॉइंटर। सही है। और ये कह रहा है कि भाई अब ये डेटा आपको नजर आ रहा है, अब जरा इसको समझे पॉइंट्स को। पीएस क्या बता रहा है? स्टार्ट कहां से हो रहा है। पीएफ बता रहा है फ्री लिस्ट कौन सी है, यानी कितना डेटा फ्री पड़ा हुआ है। जब स्टार्ट पॉइंटर पे आ गए तो कह रहा है लेबल डीएफ यानी ये, लेबल डीसी यानी ये, लेबल डीबी यानी ये, लेबल डीवाई यानी ये।
रिप्रेजेंट डेटा आइटम ऑफ नोट्स इन द लिस्ट। इससे पता लग रहा है ये डेटा लिस्ट में है कि पीएस ये बता रहा है कि यहाँ जाओ, फिर ये बता रहा है यहाँ जाओ, फिर ये बता रहा है यहाँ जाओ, फिर ये बता रहा है यहाँ जाओ, और यहाँ जाके बात खत्म, ये नल पॉइंटर आ गया, डेटा खत्म। दूसरी लिस्ट में ये कह रहा है कि आप पीएफ फ्री लिस्ट पॉइंटर था ये कि यहाँ पे आप आ गए तो पहला फ्री कौन सा है, ये। मगर आप बोलोगे फ्री कहाँ है, इसमें तो एफजी है। ये एफजी डिलीट हो चुका है, इसका मतलब है ये डिलीटेड है। इस पे कोई भी जो नया डेटा आप रखेंगे वो तो ओवरराइट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। बात समझ गए? जब एग्जामिनर ने यहाँ पे कह दिया कि ये फ्री लिस्ट पॉइंटर है तो आप इधर आ जाएं बस, और ये बताएं कि ये डेटा वो है जो जगह, ये वो जगह है जो खाली है। समझ गए? ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है इसमें डेटा है तो ये भरी भी है, फील्ड है, इसमें कोई और डेटा नहीं आ सकता, डेटा ओवरराइट हो जाएगा। ओके, अब कितने खाली है, अब कितने खाली है हमारे पास नोड? 1 2 3 4 नोट खाली है। और फील्ड कितने? 1 2 3 4। अब अगर एग्जामिनर सवाल देगा, वैसे किसी बच्चे ने रिवीजन ठीक नहीं किया, वो बोल रहा बताओ इस डायग्राम को देखे लिंक लिस्ट में कितने नोट फील्ड हैं, वो बोलेगा 8 नोट फील्ड है, वो ये गलती कर जाएगा, क्योंकि ये तो सबको काउंट कर रहा है, सबको नहीं भाई। फील्ड डेटा कितना है, तो फील्ड तो ये है, नीचे वाली तो फ्री लिस्ट है, ये तो फ्री लिस्ट है। समझ गए बात को? अब इधर आ जाओ, डिस्क्राइब द लिंक लिस्ट इमीडिएटली आफ्टर इनिशियलाइजेशन। जब इनिशियलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं? तो आपने वही जो मैं समझा कर आया हूं, आपने बताया कि एक नल पॉइंटर होगा, पीएस नल पॉइंटर से स्टार्ट होगा। पीएस नल पॉइंटर से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि उसके अंदर डेटा है ही नहीं। ये पीएस स्टार्ट पॉइंटर क्यों -1 क्यों है? कहाँ जाओ? तो मतलब कहीं भी नहीं जाओ, डेटा है ही नहीं, क्योंकि डेटा खाली है ना, डेटा खाली है। बाकी फ्री लिस्ट पॉइंटर आपको भेज देगा पहले इंडेक्स पे, उसके बाद कंटिन्यू होगा आखिर तक। तो कह रहा है पीएस भेजेगा नल पॉइंटर यानी -1 पे। पीएफ कहाँ भेज रहा है? पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द फ्री लिस्ट, ये पहले फ्री पे भेज देगा। ऑल द नोड्स आर ऑन द फ्री लिस्ट। अगर तो लिस्ट खाली है, अगर तो लिस्ट खाली है तो इसका मतलब डेटा है ही नहीं उसमें। जब डेटा नहीं है तो ये वाली डायग्राम आप कैसे बनाओगे? ऐसे तो नहीं बनाओगे जैसे दिखाई है। अगर लिस्ट खाली है तो ये वाली डायग्राम कैसे बनेगी भैया? ये वाली डायग्राम फिर ऐसे बनेगी जब लिस्ट इनिशियलाइज हो रही है। इनिशियलाइज का मतलब अभी काम शुरू हो रहा है, फिर सब कोई डेटा नहीं है इसमें, नो डेटा इन इट। तो आप बता देंगे कि जनाब इसमें क्या है -1, और ये भेज रहा है पहले पे पहला भेज रहा है, दूसरे पे दूसरा भेज रहा है, तीसरे पे तीसरा भेज रहा है, इसके बाद यहाँ पर, और ये फिर इसी तरह ही जा रहा है, और यहाँ के -1 या नल पॉइंटर या -1। बात समझ आ गई? जी सर। यही बात जी सर। यही बात वो जी वहां सर। समझा रहा है। वो वहां समझा रहा है कि पीएस स्टार्ट पॉइंटर है, इसको कर दोगे नल के बराबर, ये नल पॉइंटर हो गया। नल पॉइंटर का मतलब है इसमें या तो 0 लिख के स्लाइस लगा दो, ये नल पॉइंटर है, या इसको -1 कर दो। दैट ये किस चीज की इंडिकेशन है? दैट देयर इज नो डेटा। और इसके अंदर ये आपको पॉइंट करके ले जाएगा कौन से नोट पे जाना है। अब देखें सवाल समझ आ रहा है, आंसर समझ आ रहा है, चेक करो। जी सर। जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। A program will be written to include a linked list to store alphanumeric user ID। अब वो बता रहे हैं कि लिंक लिस्ट में यूजर आईडी रिकॉर्ड करने हैं। द डिजाइन यूजेस, वो जो लिंक लिस्ट बनाओगे उसमें 2 वेरिएबल यूज करोगे, 2 1D एरे यूज करोगे ताकि लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कर दो। ईच एरे कंटेन्स डेटा, हर एरे में डेटा होगा, सिंगल डेटा टाइप होगी, नॉट अ रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड नहीं बना, या रिकॉर्ड से भी बन सकता है मगर रिकॉर्ड नहीं बनाया, अभी तो वो एरे की बात कर रहे हैं। तो 2 अलग अलग एरे हैं, आपको ये फिल अप करना है, फिल इन द ब्लैंक। 2 वेरिएबल विल बी ऑफ व्हाट टाइप? वो जो 2 वेरिएबल उनकी टाइप क्या थी? इंटीजर होगी। और 2 वेरिएबल विल बी यूज्ड एज व्हाट? वो पॉइंटर होते हैं जो Pointer। पॉइंट करते हैं एरे के किसी भी पोजीशन को। द वैल्यूज स्टोर्ड इन द 2 वेरिएबल विल इंक्लूड व्हाट? एक बताएगा पहला एलिमेंट इन ईच लिस्ट, यानी दोनों का काम ये कि एक फ्री लिस्ट वाला है तो वो फ्री लिस्ट पे ले जाता है पहले नोट पे, और अगर डेटा वाला है, स्टार्ट वाला है, स्टार्ट पॉइंटर पहले डेटा पे ले जाता है, लेके पहले डेटा पे ही जाते हैं। ठीक सर। 2 1D एरे मैंने आपको बताए थे होते हैं, दोनों की एक की टाइप स्ट्रिंग रखनी पड़ेगी और एक की टाइप आपको इंटीजर रखनी पड़ती है।
ये स्ट्रिंग वाला क्यों यूज होगा, डेटा के लिए या वैल्यूज के लिए या यूजर आईडीज के लिए। जो दूसरा 1D एरे आप बना रहे हैं उसकी टाइप इंटीजर क्यों रखेंगे आप, क्योंकि उसमें हम पॉइंटर स्टोर करेंगे ना। उसमें आप पॉइंटर स्टोर करेंगे, पॉइंटर जो है वो न्यूमेरिकल होगा, दैट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट आइटम। इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। अगर तो बच्चे ने पूरा सिलेबस ठीक से पढ़ा है तो देखो अभी तक कितने मार्क का पेपर हो चुका है, 5, 3, 8, 2, 10, 5, 15, 15 and 3, 18, 18 and 4, 22 and 4, 26। तो 26 पे तो बच्चा पास हो जाता है, 18 नंबर पे पास हो जाता है, 18, 19, 20 पे बच्चा पास हो जाता है। इसका मतलब अभी तक तो कोई प्रोग्रामिंग की भी नहीं है आपने, सिर्फ आपको सिलेबस का याद हो, चीजें आपको टेक्निकल टर्म्स याद हो, तो बड़े अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कहते हैं पहला सवाल समझाओ, किसको समझ आ रहा है सवाल? जी सना। सर ये 100 एलिमेंट्स जो हैं वो इंडेक्स का बता रहे हैं कि 1 to 100 होगा, ओके, मतलब एरे का सर नाम, एक एरे है, उसका उसका नाम है नाम है, डेटा। उसके उसकी अंदर जो टाइप है है, 100 एलिमेंट्स हैं जिनकी हाँ टाइप जो है इंटीजर है। ठीक है, तो फिर एक क्या? दूसरा फंक्शन है उसका नाम है चेक। सही है। तो वो जो है उसमें क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है ये तो आपसे टोटल कर पूछो। रहा है जो भी ऑड लोकेशन है ना उनका टोटल कर रहा है। और इसी तरह से इंडेक्स वो इवन जो है उनका भी कर रहा है टोटल, और फिर उन दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा है। ठीक है भाई, अगर तो ये एरे है, इस तरह चल रही है आगे तक, तो बोल रहे हैं कि इसके डेटा के अंदर आपके पास 100 एलिमेंट्स हैं और 100 एलिमेंट इस तरह के नंबर हैं। वो कह रहा है टोटल दी एलिमेंट वैल्यूज इन ऑड इंडेक्स लोकेशन। ऑड इंडेक्स कौन कौन से हैं? ऑड ये है, ऑड इंडेक्स ये है 3, ऑड इंडेक्स ये है 5। इधर जो नंबर पड़े हैं वो कौन से हैं? 34, 54, 30। इनका क्या करना है? टोटल करना है। दूसरे बात क्या कह रहे हैं? इवन इंडेक्सेस का इंडेक्स, इवन इंडेक्सेस का भी करना है। इवन इंडेक्सेस कौन से हैं? वो ये है 2 और 4। 2 और 4, इनका भी टोटल करना है, अब इनका जो भी टोटल हो टोटल। जाएगा फिर वो उसको चेक करेगा कि टोटल जो है उसके वो बाद इवन है या ऑड है। उसके बाद कह रहा है रिटर्न वन ऑफ द 3 स्ट्रिंग्स ऑड, इवन और सेम टू इंडिकेट विच टोटल इज द ग्रेटर और विच टोटल आर द सेम। तो बस टोटल ये बताना है, जो ग्रेटर है या स्मॉलर है ये बताना है आपको। सही है, तो इसका कोई पैरामीटर तो था नहीं, तो इसलिए चेक फंक्शन चेक बनाने जा रहे हो, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि ये बताएगा ऑड या इवन, या एक स्ट्रिंग देगा आपको रिजल्ट। ये वन ऑफ द 3 स्ट्रिंग ऑड, इवन, सेम which the total is the greater whether the total are the same। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है फॉर इंडेक्स 1 to 100, 1 से लेके 100 तक का लूप चला रहा है। उसके बाद इसने इंडेक्स की जो वैल्यू है, इंडेक्स अभी कितना है 1, इसको डिवाइड करेगा 2 से रिमाइंडर, तो ये तो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा तो रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा। 1 जब रिमाइंडर आया तो 0 तो नहीं है, 1 है, तो ये वाला पार्ट चलेगा। ये वाले पार्ट का क्या मतलब है? इस पार्ट का मतलब है कि डेटा में जाओ, इंडेक्स की पोजीशन मतलब यहाँ पर जाओ, ये लेकर आओ, 20 लेकर आएगा और 20 को डाल देगा किसमें? ऑड में, प्लस कर देगा। फिर ये नेक्स्ट इंडेक्स, अब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, इंडेक्स अब 2 हो गया। जब 2 हो गया तो यहाँ पे आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 अंदर 2, रिमाइंडर 0 आया, यस, तो ये वाली लाइन चलेगी। तो अब क्या कर रहा है, डेटा में जाओ सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे जो नंबर पड़ा है 40, वो उठाएगा, 40 को प्लस करके इवन में डाल देगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इसने इवन और ऑड का टोटल किया है। अगर यही काम आप करते और एक और तरीके से करना चाहते तो 2 अलग अलग लूप से भी हो सकता था। एक लूप लगाते आप इंडेक्स
लेकिन सर इस तरह फिर लंबा नहीं हो जाता कि आप दो अलग अलग लूप चला रहे हैं? अरे भाई मैं तो मल्टीपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, वो लंबा तो हो जाएगा, ये बात तो है। 1 to 99 स्टेप 2, इससे ऑड नंबर आ जाएंगे। तो हम क्या करें, ऑड नंबर के लिए वेरिएबल ले लें और ऑड प्लस डेटा इंडेक्स और नेक्स्ट। और दूसरा आपको इवन नंबर चाहिए, वो यहां से आ जाएंगे 2 to 100 और नाम इसका बदल के कर देंगे इवन इवन। अब टोटल हो गया। यहाँ से जब बाहर आएगा तो इसको रिटर्न भी करना चाहिए था, तो यहाँ पे रिटर्न कुछ ना कुछ करता है। क्या रिटर्न करे, इवन या ऑड, जो भी रिटर्न कराना है वो रिटर्न कराए। विच वन इज ग्रेटर, तो इसने रिटर्न तो कुछ कराया नहीं। और यहाँ पे चाहते तो यूं चेक कर सकते थे कि इफ ऑड इज बिगर देन इवन देन आउटपुट odd is greater, total of odd indexes is bigger. Otherwise else what? एल्स इफ लाएंगे ना सर, एल्स इफ में else फिर हम अरे else में ही काम हो जाएगा। else total of नहीं सर, वो सेम भी even आउटपुट करना है, अगर सेम हो गया फिर total, हाँ उसके लिए फिर आपको लगाना पड़ेगा else if or even is more than odd, तो ये वाला है। और वरना फिर बता दे कि ये क्या है, else वरना क्या है, ये सेम है। है आउटपुट। वरना सेम, टोटल आर सेम, टोटल आर सेम। अब ये भी एक मसला है इसमें। अगर तो एग्जामिनर कहता है कि आपका प्रोग्राम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ये फंक्शन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप आउटपुट लिखें, इसका मतलब है रिटर्न लिखें। एक फंक्शन एग्जामिनर कहे कि आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप लिखें रिटर्न। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं पेपर में, मैं कहूंगा दोनों लिख दो तुम, ताकि आपके मार्क्स ना कटे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर, आप दोनों लिख दें। इससे क्या होगा, आउटपुट भी आएगा और रिटर्न भी आ जाएगा। रिटर्न भी आ आउटपुट सर हम जाएगा। उसमें लिखते हैं ना, प्रोसीजर में। बिल्कुल, प्रोसीजर में आउटपुट लिखते हैं। तो लेकिन मैंने बोला कि अगर आप कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर, तो आप दोनों ही लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए आप? जी सर। जी जी सर। सर। जी सर। आप में से मैथ्स किसकी अच्छी है? ओ लेवल में ए स्टार किसका आया था? सर इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, बस थोड़ा गुजारा है। ए आया था, बी आया था? जी सर। एक ट्रायंगल राइट एंगल कब होता है? जब जब उसमें उसमें 90 डिग्री 90 एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है, दो जब साइड उसमें दोनों साइड क्या? जब परपेंडिकुलर इसमें होती है एक आपस में। एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, एक 90 डिग्री होगा उसमें जरूर। और परपेंडिकुलर दो साइड्स हैं, और उसकी एक साइड जो होती है वो बड़ी होती है, जिसको आप क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब ये, अच्छा ये सवाल अभी है नहीं, दूर है, वो सवाल आगे जाके आएगा न्यूज वाला।
लेट मी सी वेयर इज इट। वो इसके बाद है शायद क्वेश्चन। हाँ इसके बाद है। मेरी अभी तो बहुत पेपर बाकी रह गया ये। मैं बहुत स्लो गया यार। अ ग्लोबल वन डी एरे। ठीक है भाई, ये ग्लोबल वन डी एरे है। और प्रोसीजर है जो कि मैनिपुलेट कर रहा है। प्रोसीजर इज रिटन, ऑलरेडी लिखा जा चुका है ये प्रोसीजर। प्रोसीजर इज ऑलरेडी रिटन। चलो सही चाहता क्या है? चाहता ये है कि ट्रेस टेबल बनाओ। ट्रेस टेबल कैसे बनाओ ये दिया हुआ है कि इस प्रोग्राम को जो ऊपर दिया उसको रन करो, उसको कॉल करो, प्रोसेस को, प्रोसेस इसका नाम है, इसको कॉल करो और ये डेटा लेके जाओ इसमें x3y2w4 ये लेके जाओ ऊपर कॉल करने के लिए। ठीक है, जब इसको कॉल करेंगे तो कैसे ये प्रोसीड करेगा, हाउ विल इट वर्क? नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। राइट। तो सबसे पहले तो यहां से ये उठाया x3y और यहां से इसको कॉल करने के लिए भेज देंगे। कॉलिंग विद दिस डेटा ये चला जाएगा फॉर्मेट में। चलिए फॉर्मेट में आ गए, सारे वेरिएबल हैं। उसके बाद वेरिएबल के बाद रिजल्ट में आ गया 4 स्टार। तो रिजल्ट में आया 4 स्टार, तो ये लगा दिया अंडरलाइन मैंने। डेटा 1 में क्या स्टोर्ड है? 6 टाइम्स ए। डेटा बी में क्या स्टोर्ड है? डेटा 2 में 6 टाइम सर बी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कि इस प्रोग्राम को देखना है, वो जो कॉल करते वक्त मैंने डेटा ट्रांसफर किया है वो डेटा के हिसाब से इस टेबल को भरना है। ये टेबल ठीक तो सर भरा हुआ है ना, ये सॉल्व है। मैं तो बता रहा हूँ सॉल्व कैसे किया है मैंने। सही है। ठीक है सर। डेटा 3 में क्या स्टोर्ड है? 6 सीज। इसमें 6 सीज हैं। अभी तक हम लूप में दाखिल नहीं हुए थे, अभी तक हम लूप के बाहर थे। ये सारा काम पहली रो पे हो गया। अब पहली बार आप लूप में जा रहे हैं, अब ऊपर तो कभी आएगा ही नहीं, अब तो यही घूमता रहेगा। जब पहली बार लूप में आओगे तो काउंट की वैल्यू हो गई है 1। कब तक चलेगा ये? लेंथ ऑफ फॉर्मेट स्टेप 2। क्या मतलब हुआ इसका? सर ये 6 यानी कि टाइम्स चले 1 to 6 और इसका स्टेप जो होगा वो लेंथ ऑफ पहले। फॉर्मेट बोल रहा है, लेंथ ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट में ये पड़ा हुआ है, जी सर 6। लेंथ ऑफ फॉर्मेट है 6। तो 6 मरतबा चलेगा या 3 मरतबा चलेगा? सर 6 3 मरतबा मरतबा। नहीं चलेगा सर, 3 मरतबा चलेगा, क्योंकि वो 2 के हिसाब से कर रहा है। क्योंकि हर मरतबा में 2 आगे बढ़ेगा। लेंथ तो 6 है, ये बात ठीक है, लेकिन हर मरतबा 2 आगे बढ़ेगा। अब पहली बार ये चल रहा है, काउंट की वैल्यू हुई है 1। यहाँ पर आए तो कहते हैं फॉर्मेट मिड में जाओ, फॉर्मेट में जाओ, काउंट। काउंट कितना है? 1 1,1। इस फॉर्मेट में से एक उठा लो, तो क्या उठाया इसने? x। और उसको उठा के कहाँ डाल दो? सी में। तो देखो सी में x आ गया। ये बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। जी ओके। सर। जी सर। फिर ये कह रहा है मिड में जाओ, फॉर्मेट में जाओ, काउंट की वैल्यू अभी 1 ही है। 1 + 1 यानी सेकंड पोजीशन पे जाओ और एक लेटर उठा लो और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। तो सेकंड पोजीशन से एक उठाया तो क्या उठाया? 3। और 3 को इसने क्या किया? स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर दिया। सही है। और उसको उठा के डाला कहाँ? एल में। यहाँ पर आ गया।
लेकिन इसको चाहिए था कि एल को स्ट्रिंग भी दिखाता एग्जामिनर, ठीक है, जिस तरह उसने एक्स को दिखाया, क्योंकि आपने नहीं बल्कि इसने क्या किया, स्ट्रिंग को नंबर बनाया, सॉरी इसने स्ट्रिंग को नंबर बनाया, ये स्ट्रिंग में था, इसने इसको नंबर बनाया, तो कोटेशन मार्क हटा रहे। जब भी ऐसा हो, दो तरह के फंक्शन है, या तो num to str होगा तो इसका मतलब स्ट्रिंग बन रहा है, जब स्ट्रिंग बनाओ तो कोटेशन लगाना, और जब str to num हो तो कोटेशन हटा देना अगर लगे हो तो। बात समझ आ गई है? जी सर। सर ठीक है, तो इसने उठाया 3, वो आ गया किसमें, एल में, ये हो गया। उसके बाद ये कह रहा है काउंट प्लस 1 पे जाओ, काउंट के अंदर 1 प्लस करो, तो काउंट कितना था 1, 1 में 1 प्लस किया तो हो गया 2, उसको डिवाइड करो, उसको डिवाइड करो 2 से तो 1 हो गया, और ये इंटीजर डिवीजन हो गई, और इसको इंडेक्स में डाल दो तो ये 1 आ गया। उसके बाद कह रहा है आपके केसेस जो डिपेंड कर रहे हैं वो सी पे डिपेंड कर रहे हैं, सी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं। चेक करो सी में क्या है, क्या सी में एक्स है? हाँ जी, सी में एक्स है। जब सी में एक्स है तो क्या करें, कह रहा है जो डेटा ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स कितना था 1, यानी जो पहले इंडेक्स पे पड़ा हुआ वो क्या पड़ा हुआ है, वो ये पड़ा हुआ है 6 है। तो क्या करें, इसको अपर में कन्वर्ट कर दे, अपर में कन्वर्ट करके कहाँ डाले, रिजल्ट में डाल दो। तो इसीलिए देखो यार रिजल्ट में डाला है अपर में कन्वर्ट करके। बात समझ आ गई है? जी जी सर। सर आगे क्या कह रहा है, अब जब इस केस कमांड से बाहर निकलेगा तो इस लाइन पे आएगा, जब इस लाइन पे आएगा तो कह रहा है लेफ्ट से उठाओ रिजल्ट में से, यानी रिजल्ट तो ये है, इसमें से उठाओ, ये जो 6 कैपिटल ए, कितने उठाओ, एल, एल कितना है, एल है 3, इसमें से 3 उठा लो, तो जब 3 उठाएगा तो क्या मिलेगा इसको, ट्रिपल ए, वो इसने यहां लगाया। डेटा 1, ये डेटा में इंडेक्स में डालो, इंडेक्स कितना था अभी, इंडेक्स था 1, ये तो पहले इंडेक्स में पुराना डेटा था 6 टाइम ए, अब वो क्या हो गया 3 टाइम्स ए आ गया उसमें। बात समझ आई है? जी सर। जी सर जी सर। राइट। अब आप ना ये वाला डेटा, डेटा 1 की जब भी बात होगी अब ये वाला डेटा लेंगे, ऊपर वाला नहीं, वो तो गया, अब तो ये अपडेटेड है। यहां से कहा जाएंगे, नेक्स्ट काउंट, नेक्स्ट काउंट, काउंट कितना हो रहा है अब काउंट हो गया 2। स्टेप 2, यानी कि नेक्स्ट जब ऊपर जाएगा तो +2 करके जाएगा, तो 1 था +2 किया तो 3 हो जाएगा, भाई साहब 3 हो जाएगा, ठीक 2 सर, नहीं 3 ठीक। हो जाएगा, 3 हो गया तो यहाँ पर 3 आ गया। अब ये कह रहा है मिड में जाओ, फॉर्मेट में जाओ, काउंट पे जाओ, काउंट का मतलब तीसरी पोजीशन से 1 उठाओ, तीसरी पोजीशन से 1 उठाएगा तो क्या उठाएगा, वाई, ये उठा लिया, Y। उठा के कहाँ डालो, सी में। फिर कह रहा है क्या करें, फॉर्मेट पे जाओ, काउंट +1, काउंट कितना था 3, 3 + 1 कितना हो गया 4, चौथी पोजीशन से 1 उठा लो तो आया क्या 2, उसको नंबर पे कन्वर्ट करो, तो इसने 2 को नंबर पे कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग से हटा दिया उसको डाल दिया एल में, तो ये आ गया 2। उसके बाद कह रहे हैं काउंट +1, काउंट कितना था, काउंट था 3, 3 + 1 हो गया 4, 4 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 2 जा 4, आंसर डालो किसमें, इंडेक्स में, तो इंडेक्स हो गया 2। सही है? सही है सर। अब ये कह रहा है तमाम केसेस जो डिपेंड कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, सी पे। सी कितना है, सी था भी हमारे पास वाई, तो वाई वाला केस ये वाला चलेगा, सेकंड केस। अगर वाई है तो ये चलाओ, ये चलाओ तो क्या चलेगा, डेटा पे जाओ फिर इंडेक्स पे जाओ, इंडेक्स कितना है 2 इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 जो है वो ये वाला है जिसमें 6 मरतबा बी है, 6 मरतबा बी है, इसको क्या करें, 2 स्मॉल कर दो। लोअर, 2 लोअर करके कहाँ डालें, रिजल्ट में, तो देखें वो 6 मरतबा जो बी था वो रिजल्ट में आ गया लोअर करके। यहां तक समझ आया? जी सर जी सर। उसके बाद कह रहे हैं लेफ्ट में जाओ, रिजल्ट में जाओ, रिजल्ट में तो वो पड़ा था 6 मरतबा बी, उसमें से कितने उठा लो, एल, एल लेटर्स उठा लो, एल कितना था 2 एल था 2, तो इन 6 बी में से 2 उठा लो और 2 उठा के कहाँ डाल दो, डेटा के अंदर, कौन सी पोजीशन पे, इंडेक्स की पोजीशन पे, इंडेक्स कितना है 2, यानी इंडेक्स सेकंड 2 है। इंडेक्स पे, तो ये डेटा इंडेक्स इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, तो सेकंड इंडेक्स में डाल दिया इसने 2 भी। बात समझ आई? जी सर। जी फिर नेक्स्ट 2 क्या करेगा, नेक्स्ट काउंट क्या करेगा, उसकी वैल्यू 3 थी उसमें +2 करके इसको दोबारा ऊपर भेजेगा,
तो ये नेक्स्ट काउंट अब कितना हो जाएगा 5, अभी हो जाएगा 5। जब ये 5 हो गया तो आगे चले, मिड में आ जाओ, काउंट में थे, यानी 5th पोजीशन से उठा के लाओ एक लेटर, तो 5th पोजीशन से एक उठा के लाया, तो क्या उठा के लाया? W। फिर ये कह रहा है क्या करो, काउंट +1, काउंट कितना था? 5 + 1 6, 6th पोजीशन से एक उठाओ, तो क्या उठाया? 4, और उसको str to num करके उसमें L में डाल दो, तो ये इसने L में डाल दिया इसको। उसके बाद कह रहा है काउंट की वैल्यू कितनी है? 5, 5 + 1 यानी 6 हो गई, 2 से डिवाइड करो 6 को, तो 2 3 था 6, 3 डाल दो इंडेक्स में, ये आ गया इधर। उसके बाद कह रहा है केस ऑफ सी, सी पे डिपेंड कर रहा है, सी में क्या पड़ा है? W, सी में पड़ा है W, X भी नहीं है, Y भी नहीं है, Z भी नहीं है, W है, इसका मतलब ये चला ही नहीं। जब ये चला ही नहीं तो यहाँ पर आया, जब यहाँ पर आया तो क्या कहते हैं? लेफ्ट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट कितना था? रिजल्ट में लास्ट ये पड़ा हुआ था 6 मरतबा B, ये पुराना रिजल्ट पड़ा हुआ है। इस 6B में से कितने निकालो? L लेटर्स, L कितना है? 4, यानी 6 में से 4 भी निकाल के अलग कर दो और कहाँ स्टोर करो? डेटा के अंदर इंडेक्स की पोजीशन पे। इंडेक्स कितना है? 3, यानी थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स ये है, थर्ड इंडेक्स पे इसने 4 भी डाल दिया, और इस तरह आपका प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट काउंट क्या करेगा? +2 कर देगा, पुरानी वैल्यू थी 5, 5 + 2 हो जाएगा 7। जब ये 7 करके ऊपर भेजेगा तो ये चेक करेगा यार इसको तो लेंथ तक चलाना था, 6 तक चलाना था, तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, बस यहाँ बात खत्म हो गई। यहाँ तक समझ आया आपके? जी सर। जी सर। ये मेरी रिकॉर्डिंग काफी बड़ी हो गई है, जितनी बड़ी रिकॉर्डिंग होती है उसको फिर हैंडल करना थोड़ा मसला होता है, कन्वर्जन वगैरह करनी पड़ती है उसकी। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को यहाँ से करता हूँ स्टॉप। यस, 3 points on a grid form a triangle with the sides of length A, length B, length A shown in the example। ये वाली साइड जो है ये आपके पास है y की साइड, ये वाली साइड आपके पास है x की साइड। आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, और ट्राइंगल इज सेड टू बी अ राइट एंगल, वो राइट एंगल होगा अगर तो ये फॉलोइंग कंडीशन ट्रू हो जाए, उसकी एक साइड बराबर होगी बाकी के दो साइड्स के, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। बोल रहा है इसको फर्दर कैलकुलेट करके डिटेल में भी लेके जा रहा है कि ए स्क्वायर का क्या मतलब है। इसका मतलब है ए को मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं, या 3⁻² का क्या मतलब है? 3 × 3 विच मींस 9। उसके बाद यू कैन इवैल्यूएट दिस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच लाइन। तो यहाँ पे उसने एक डायग्राम दिखाई है, पॉइंट दिखाया, ये वाला पॉइंट इसका x1 है, उसका y1 है, और x1 की जब बात होगी तो कौन सी लाइन को मीट कर रहे हैं यहाँ पर? तो ये दिखाया है x1 किसको? x1 मीट कर रहा है 3 को, और ये y से कहाँ मीट कर रहे हैं? इसका y कितना है? इसका y जो है वो 2 है, और इसी तरह ये इसका एक पॉइंट और ये इसका दूसरा पॉइंट y1, x1 एंड y1 ये आ गया इसका, सही है? y1 और x1 3 हो गया, y1 2 हो गया। इस तरह से इसने दिखाया है। और बिल्कुल आगे चले तो यहाँ पर x2 है, और x2 का मतलब ये ऊपर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। x2 जो है ये कहाँ से टच कर रहा है? x2 टच कर रहा है इसको, यानी 6 को, तो ये x2 जो हो गया ये 6 हो गया ये, और x2 y को कहाँ टच कर रहा है? ये भी 6 को टच कर रहा है, तो ये भी 6 को टच कर रहा है। जब इस तरह हो गया तो आगे की कैलकुलेशन फिर आप देख सकते हैं। तो इस तरह इसने कैलकुलेट किया कि 3 - 6 - 3 हो गया, 2 - 4 -4 हो गया, 3⁻3 9 हो गया, 4 4 16 हो गया, प्लस हो गया, तो फिर ये 9 + 16 25 हो गया, ये आंसर आ गया। एक और तरीके से भी देखें तो ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर साइड है, और ये इसकी लॉन्गर साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, और दो साइड इसकी ली हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है ए सी अगर बराबर हो, AC स्क्वायर बराबर हो BC स्क्वायर के, या प्लस AB स्क्वायर के। अब BC कौन सी लाइन है? BC लाइन ये वाली है, BC लाइन ये वाली है, 5 सेंटीमीटर की है, तो ये 5 आ गया, 5 स्क्वायर। और उसके बाद जो है AB की लाइन कौन सी है? AB की लाइन ये है, ये 12 की है,
12 सेंटीमीटर की है तो ये 12 आ गया। उसके बाद 5 5 ज़ा 25 और 12 12 ज़ा 144। इस तरह प्लस करें तो 169। और अब हमें AC मालूम करने, तो 169 को अगर हम निकालें इसका स्क्वायर रूट कैसे, 13 इंटू 13 बनता है, 13 इंटू 13 बनता है 169। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू मालूम कर सकते थे। असल करना क्या है, आपको मैथ्स नहीं समझानी भाई, आपको मैथ्स नहीं समझानी, वो तो एग्जामिनर ने समझा दी आपको पूरी। ठीक वो सर, तो वो कह तो हमें रहा है, वैसे ही पता नहीं। हाँ वो तो कह रहा है कि एक फंक्शन है इसरा, उसका नाम है, टेक्स 3 इज राइट एंगल। इसरा को वो कह रहा है इज राइट एंगल, इज इट राइट एंगल, टेक 3 सेट्स ऑफ इंटीजर्स एज पैरामीटर रिप्रेजेंटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 एंड पॉइंट्स। वो 3 इंटीजर लेगा पैरामीटर के तौर पे, उसमें कोऑर्डिनेट्स स्टोर्ड होंगे ट्राइंगल के, रिटर्न करेगा आपको ट्रू। अगर तो वो एंड पॉइंट उसके कुछ इस तरह के फॉर्म करे कि वो राइट एंगल फॉर्म करे, वरना फॉल्स। इन स्यूडो कोड आपको अगर किसी नंबर की पावर निकालनी होती है, जैसे 2 की पावर 2 अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्नैपर कैरेट का साइन लगा के इस तरह लिखना पड़ेगा। 2 की पावर, कंप्यूटर में तो ऐसे ही लिखना पड़ता है 2 की पावर 2, सही है, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे ऊपर जाके नहीं लगा सकते हैं पावर, ये ऐसे नहीं, जिस तरह मैंने लिखा है एक साथ ही लिखते हैं, कैसे करके भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आ गए इक्वल 2 की पावर 3, तो आपको इस तरह करना होता है। तो बस नंबर सेम ही लाइन पे लिख रहे होते हैं आप। एरो का मतलब होता है, इस एरो का मतलब होता है टू द पावर। तो ये एग्जामिनर ने आपको बताया, आप बोलता है कि जो भी वैल्यू होगी उसकी पावर आपको कैलकुलेट करने का तरीका मैंने समझा दिया। तो अब आप, या एक और तरीका भी होता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि या तो अपर कैरेट का साइन लगाएं या 2 मरतबा मल्टीप्लाई लगा दें, तो यही मतलब होता है उसका। अब इसको आप पाइथन में बताया ना सर। हाँ, अब इसको हमने सॉल्व करना था, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इस तरह का काम करना है। इस तरह के नाम से ये फंक्शन है इज राइट एंगल। इसके अंदर 6 पैरामीटर थे, 6 के 6 जो है वो इंटीजर है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और ये रिटर्न करेगा, अगर राइट एंगल हुआ तो रिटर्न कर देगा बूलियन, वरना बूलियन में ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो पहले तीनों की लाइंस की लेंथ कैलकुलेट की जा रही है, लेंथ 1 लेंथ 2 लेंथ 3, ये 3 वेरिएबल ले लिए और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगा दिया कि x1 माइनस x2 टू द पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 टू द पावर 2। तो इस तरह लेंथ 1 आ गई है, फिर इसी तरह लेंथ 2 निकल गई है, फिर इसी तरह लेंथ 3 निकल गई है, 3 लेंथ आ गई है। अब आपको मैचिंग करनी है, कोई भी 2 लेंथ किसी एक लेंथ के बराबर अगर होंगी तो इसका मतलब है वो ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या लेंथ 2 और लेंथ 3 मिलकर लेंथ 1 के बराबर है। अगर ऐसा है तो ये ट्राइंगल है, या फिर लेंथ 1 और लेंथ 3 मिलकर क्या लेंथ 2 के बराबर है, ऐसा है तो फिर भी, या फिर लेंथ 1 और लेंथ 2 मिलकर लेंथ 3 के बराबर है, तो फिर ये ट्राइंगल है, रिटर्न ट्रू वरना फॉल्स। और यहाँ पे ये एंड हो गया। तो इस तरह से ये फंक्शन काम करेगा। आपको ये फंक्शन इस तरह से लिखना था। और अगर बहुत से बच्चे इस तरह भी करते हैं कि वो इतनी लंबी डिटेल में अगर नहीं जाना चाहते, तो जहाँ पे लेंथ 1 लिखा हुआ है, जहाँ पे लेन 1 लिखा हुआ है, लेन 1 इक्वल्स टू, फिर लेन 2 प्लस, इस तरह से चेक कर रहे हैं, तो पूरे पूरे फॉर्मूला अगर आप यहाँ लिखेंगे लेन 1 की जगह पर, क्या ये बराबर है इन दो के, तो पूरे पूरे फॉर्मूले अगर आप लिखें तो यहाँ पे लेन 2 लिखा है, लेन 2 का फॉर्मूला यहाँ डाल सकते हैं, या लेन 3 का फॉर्मूला, लेकिन उस तरह क्या होगा, ये लाइन बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बेहतर है कि आप उसको पहले स्टोर करा लें किसी वेरिएबल में, उन वेरिएबल को आप कंपेयर कर लें। यहाँ तक बात समझ आ गई है? जी जी सर। सर। ओके, आगे चल रहे हैं। तो कहता है द टेस्ट यूज्ड टू चेक इफ अ ट्रायंगल इज अ राइट एंगल कैन बी रिटन इन 2 वेज। 2 तरह से लिखा जा सकता है। ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। जैसे 81 है तो 81 का स्क्वायर रूट बनता है 99 द 81। तो कहता है न्यू स्क्वायर रूट फंक्शन इज रिटन टू परफॉर्म द स्क्वायर रूट ऑपरेशन। एक आपको एसक्यूआरटी का फंक्शन, द फंक्शन टेक्स एन इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर लेगा पैरामीटर के तौर पे, रिटर्न कर देगा पॉजिटिव रियल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट बताएगा आपको। During testing, it is found that the square root function returns the value that is only accurate to 4 decimal places. जब टेस्ट किया तो पता लगा जनाब 4 डेसिमल प्लेसेस तक तो वो एक्यूरेसी आएगी, अचीव होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो है वो ये बन रहा है, तो रादर देन द करेक्ट वैल्यू
5.0, तो कह रहा है ये इसका आना चाहिए, ये इसका आउटपुट आ रहा है। द फंक्शन इसरा फ्रॉम पार्ट ए इज मॉडिफाइड, तो इस फंक्शन को जो है अब तब्दील किया जा रहा है टू यूज द न्यू स्क्वायर रूट फंक्शन, ताकि नया स्क्वायर रूट फंक्शन बनाया जा सके टू टेस्ट करने के लिए इफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल, अगर तो ट्राइंगल राइट एंगल हुआ। डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम दैट माइट अकर, क्या प्रॉब्लम आ सकती है when using the modified ISRA function, जब आप उस modified ISRA function को टेस्ट करेंगे। suggest a solution that will still allows square root function to be used, आपको बताना है ऐसा solution जिसके अंदर आप square root function को अभी भी यूज कर सकें। तो कह रहा है the function will return an incorrect value or the test will fail। solution क्या है? round the calculated values, आप राउंड कर लें वैल्यूज को, या फिर आप थ्रेशोल्ड निकाल के थ्रेशोल्ड वैल्यूज यूज करें। तो अगर आपकी डेसिमल वैल्यूज हैं इतनी ज्यादा, उसको आप आगे तक कट डाउन करना चाहते हैं, तो ये कट डाउन करके आप इसको 4.9 कह सकते हो। तो आप इसको राउंड कर लें, और राउंड प्रोग्रामिंग में इस तरह होता है कि नंबर में ये वैल्यू स्टोर्ड है, तो आप कहते हैं राउंड नंबर कॉमा 4, कॉमा 4 क्या है? इसके फोर्थ नंबर को राउंड करना है। अगर आपको थर्ड नंबर को राउंड करना है तो थर्ड प्लेस को राउंड करेगा, सेकंड प्लेस को राउंड करना है तो सेकंड प्लेस को राउंड करेगा, फर्स्ट प्लेस को राउंड करना है तो फर्स्ट प्लेस को राउंड करेगा। सही है? तो राउंड का फंक्शन जो है वो आप करके नहीं दिखाना, मैं तो सिर्फ बताना था कि भाई आप राउंडेड कैलकुलेशन करें। सही है? अगर ये नहीं करेंगे तो फंक्शन स्टिल विल प्रोड्यूस इनकरेक्ट वैल्यूज। यहां से आगे बढ़ते हैं। A fitness club has a computerized membership system. उसका computerized membership system है। The fitness club offers a number of different exercise classes, और ये ऑफर कर रहा है different exercise classes. The following information is stored for each club member: name, member का नाम, member का home address, member का email address, member का phone number, उसकी date of birth, and the exercises they are interested in, और वो क्या exercises करना चाहते हैं। When an exercise class is planned, जब क्लास प्लान की जाएगी, a new module will send a personalized text message, एक मॉड्यूल है जो कि भेजेगा, ये पहला मॉड्यूल का जिक्र किया इसने, जो कि भेजेगा एक टेक्स्ट मैसेज टू ईच मेंबर, हर मेंबर को, who has expressed an interest, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया हो in that exercise के अंदर। members wishing to join the class, जो मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं वो मैसेज भेजेंगे, सेंड अ टेक्स्ट मैसेज बैक, वो इस मैसेज का जो है वो मैसेज वापस भेजेंगे आपको। मेंबर्स में डिसाइड, या फिर ऐसे भी मेंबर्स होंगे वो डिसाइड करेंगे नॉट टू रिसीव फ्यूचर टेक्स्ट मैसेजेस, और बाय रिप्लाइंग विद द मैसेज स्टॉप, वो स्टॉप भेज देंगे। इसका मतलब है आगे हमसे मजीद कम्युनिकेशन आप ना करें, मजीद मैसेजेस हमें ना भेजें फ्यूचर में। The process of abstraction is used to filter out unnecessary information. हमने देखा था कि एनालिसिस के स्टेज पे जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहां पर जिस तरह डीकॉम्पोजिशन होती है, इस तरह एक स्टेज होती है एब्स्ट्रैक्शन की एनालिसिस के अंदर, और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एसेंशियल चीजों को रखते हैं, नॉन एसेंशियल चीजों को निकाल देते हैं। स्टेट 1, एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग एब्स्ट्रैक्शन टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में एब्स्ट्रैक्शन का क्या फायदा होगा। तो जो बहुत सारी चीजें इसमें, तो जो काम की चीजें वो हम निकालेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, तो उसका क्या फायदा होगा, हमारा सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करना आसान, उसका पेपर वर्क डिजाइन यानी पेपर वर्क करना आसान, इम्प्लीमेंट मतलब उसका प्रोग्राम लिखना आसान, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान। ये तो इतनी लंबी कहानी सुना करके और बड़ा जेन्युइन सा इसने एक लाइन का आंसर था। आइडेंटिफाई 3 आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड बाय द न्यू मॉड्यूल, वो जो एक नया मॉड्यूल था जिसकी जरूरत पड़ रही है उसके अंदर कौन सी हमें, मॉड्यूल क्या था, अ न्यू मॉड्यूल विल सेंड पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट मैसेज, पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए कहता है 3 आइटम कौन से चाहिए, इंफॉर्मेशन क्या रिकॉर्ड करोगे इसके लिए। सर सर जिसको हम membership, भेज रहे हैं उसका फोन नंबर ठीक है, और मैसेज, हाँ और तीसरा जो एक्सरसाइजेस में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सेंड करना है मैसेज नाम के साथ, नाम भी भेजेंगे, मोबाइल नंबर हमारे पास होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ताकि हम उसको एड्रेस तो कर सकें। हेलो मिस्टर अम्मार, आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन pool sports or maybe in swimming or in any other sports you want, तो ये जस्टिफाई कर देगा। बात समझ आ गई? जी सर। सर ठीक है। सर
Identify two operations that would be required to process the data when the new module receive a text message. जब back from a member, जब member की तरफ से मैसेज आएगा तो क्या मजीद दो काम करने होंगे आपको जी? ये तो जनरल क्वेश्चन है, it's got nothing to do with programming. या तो मेंबर बोलेगा हाँ जी मुझे खुशी हुई आपका मैसेज आया, मैं करना चाहता हूँ, पॉजिटिव रिप्लाई देगा, या मेंबर का ऊपर क्या पढ़ के आए थे, क्या रिप्लाई देगा वो? स्टॉप आएगा, स्टॉप। का मतलब है बंद करो मेरे से बातचीत करना फ्यूचर में। तो ऐड मेंबर टू अ लिस्ट ऑफ दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो वो जो मेंबर जो कह रहे हैं हाँ जी ओके ठीक है आई वांट टू ज्वाइन, तो उसका नाम ऐड कर दिया जाए लिस्ट के अंदर, या फिर जिसने कह दिया स्टॉप उसका नाम निकाल दिया जाए फ्यूचर एसएमएस से। सही है, तो ये दो काम आपको करने होंगे, और जो मैसेज आएगा उसको आप पढ़ना भी पड़ेगा, रीड एंड प्रोसेस द मैसेज। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर चार्ट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, डेटा आइटम नोट्स। ये किसके लिए होता है ये वाला एरो? boolean हाँ, एक ब्रेक मिस था ना, रिकॉल योर मेमोरी एंड आंसर करेक्टली। सर ये डेटा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होता है। ये बात तो ठीक है मगर इतनी सिंपल मैंने नहीं कही थी, नहीं याद भाई साहब, ये होता है बाय रेफ के लिए, और ये यूज होता है कहाँ पे? हमेशा प्रोसीजर में यूज होगा, फंक्शन में नहीं करता एग्जामिनर। एग्जामिनर नहीं करता, वैसे हो तो सकता है कभी अगर एग्जामिनर कहीं लिखे बाय रेफ, एक सवाल में किया उसने ऐसी हरकत और उसने एरो 1 दिखाया है मार्क स्कीम में, इसका मतलब या तो वो टाइपो एरर है या एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको पता है इसकी नॉलेज है कि नहीं है, तो आप एरो को डबल जरूर करें जब बाय रेफ की बात हो। ठीक है, ये बाय रेफ है, कोई भी ऐसा डेटा जो बाय रेफ के साथ होगा उसके लिए डबल एरो बनेगा। कोई भी मैंने बताया था ऐसा जो शेडेड होगा, सिंगल होगा, ये बूलियन होता है जिसमें सना कंफ्यूज थी। कोई भी ऐसा सर्कल जो खाली है मगर एरो है, ये इंटीजर होगा, ये कोई भी डेटा हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है, कुछ भी, तो ये कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है। आगे सवाल के एग्जाम करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सर यहाँ प्रोसेसिंग होगी, सब बोले वो भाई, यानी तुम कुछ लोग डिसीजन बनेगा। सब बोले वो। इसका मतलब है एनी ऑफ द 3 मॉड्यूल विल रन आइदर ए और बी और सी, इसमें चॉइस है। मैं बोल रहा हूँ यार मुझे बहुत प्यास लगी, या तो मैं पानी पी लूं, या मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूं, या फिर मैं जूस पी लूं। 3 चीजें, सब ए सब बी सब सी, इन तीनों में से कोई एक चलेगा तो ये डायमंड दिखाएंगे। हाँ अगर डायमंड नहीं होता और ऐसा ऐसा होता है तो इसका मतलब है अपडेट वाला जो मॉड्यूल है वो बार बार आइटरेटिव प्रोसेस करेगा, लूप चलाएगा, एक लूप के अंदर कॉल करेगा बार बार, रेपिटेडली कॉलिंग सब ए सब बी एंड सब सी। कौन कॉल कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, पूरा समझाना आना चाहिए। तो इस केस में अगर ये एरो लगा होता तो आप बताते कि मॉड्यूल अपडेट repeatedly calling the sub A module, the sub B module and the sub C module. अब एग्जामिनर चाहता क्या है, ये तो पुरानी बातें हो गई सारी जो पढ़ा के आया था आपको। डेटा आइटम नोट्स, नेम कंटेन्स द नेम ऑफ द क्लब मेंबर, नेम में तो नेम आ गया क्लब मेंबर का। P1 एंड T1 ऑफ द टाइप रियल, इसकी टाइप भी रियल है और इसकी टाइप भी रियल है, ठीक है, मगर ये क्या ये सवाल था, ये तो एक इंफॉर्मेशन थी। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डायमंड सिंबल, डायमंड सिंबल क्या कर रहा है? डायमंड सिंबल कर रहा है इधर सब ए सब बी सब सी, 3 में से कोई एक चला रहा है। का मतलब ये काम कैसे प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो कहते हैं सिलेक्शन इफ कमांड लगती है, केस कमांड लगती है, जैसे हम कहते हैं इफ ए और बी और सी। उसके बाद कह रहा है राइट द स्यूडो कोड मॉड्यूल हेडर फॉर सब ए एंड सब बी। अगर आपको सब ए और सब बी का हेडर लिखना पड़ जाए तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे पता लगेगा इसमें प्रोसीजर कौन सा और फंक्शन कौन सा है? सर जो रिटर्न कर रहा होगा तो वो फंक्शन होगा, जो रिटर्न नहीं कर रहा होगा प्रोसीजर होगा। तो बेटा यहाँ तो यानी कोई ये- एरो, यहाँ तो कोई यानी- एरो नहीं है, यहाँ तो कोई एरो नहीं है ऊपर जाता हुआ, इसका मतलब ये रिटर्न नहीं कर रहा, जबकि ये कर रहा है, जबकि ये कर रहा है, तो सब भी फंक्शन है।
तो अगर फंक्शन का हेडर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? फंक्शन, वही नाम लिखना जैसे लिखा हुआ है सब, पी, क्या आगे बोलो, ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, P1 P1 कॉलन रियल कोलन रियल, ब्रैकेट क्लोज। अरे T1 को भी साथ कर दो ना रियल। सर वो रिटर्न हो रहा है ना T1 तो। हाँ वो तो रिटर्न हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज, रिटर्न रिटर्न्स, T1, सॉरी रिटर्न वो बोलेंगे हम, रियल। रिटर्न्स रियल, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर कभी यहाँ पर दो पैरामीटर दिखाता है एग्जामिनर, अगर तो दो दिखाता, सपोज एक और पैरामीटर होता P2, और यहाँ कहता है कि P1 P2 P3, P1 P2 एंड T1 ऑल आर रियल, फिर आप इसमें क्या चेंज करते? बस यहाँ कॉमा लगा के P2 की साथ ही लिख देते, कोलन रियल कर देते। लेकिन अभी ऐसा सवाल था नहीं, तो फिलहाल इसकी बात हम नहीं कर रहे। ठीक, दूसरा हेडर लिखना है आपको। अब वो कैसे लिखेंगे? प्रोसीजर सब प्रोसीजर, ए ब्रैकेट सब ए, ब्रैकेट ओपन नेम नेम, कॉलन स्ट्रिंग कॉलन स्ट्रिंग, कॉमा P2 कॉमा बायरेफ, बायरेफ जगह नहीं होगी आगे, बायरेफ P2 कॉलन रियल। बूलियन आप इस शीट को देख के कर रहे हो, तो अगर यहीं पर पास पेपर में अगर तो ये ऐसे होगा तो ये बूलियन नहीं है, शेडेड है तो ये बूलियन है। करेक्ट? ठीक सर। ओके, तो हम यहाँ पर आ गए, किधर थे भाई? सो यू गोइंग गुड, इसको हम कर ले बूलियन, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज। उसमें कोई रिटर्न रिटर्न तो है ही नहीं है, प्रोसीजर था तो बात खत्म। ये आपको दो लाइनें लिखनी थी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 पे आते हैं। A teacher is designing a program to process pseudocode projects written by her student. Pseudocode के जो projects हैं जिसके student ने लिखे हैं उसको process करना है, तो teacher design कर रहे हैं program. Each student project is stored in a text file. और student का जो project है वो एक text file में जा रहा है और stored हो रहा है. The process is split into a number of the stages. उसका जो प्रोसेस है वो उसको कई स्टेजेस में डिवाइड कर दिया. ईच स्टेज परफॉर्म डिफरेंट टास्क, हर स्टेज पर अलग अलग काम हो रहा है. क्रिएट ए न्यू फाइल नेम एज शोन, जैसे नई फाइल बन रही है जैसे नजर आ रही है आपको. स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल प्रोड्यूस बाय स्टूडेंट माइकल अजय ने जनरेट किया. उसके बाद जो है एक और फाइल बन रही है s1.txt, और ये फाइल प्रोड्यूस हो रही है स्टेज 1, और ये फाइल प्रोड्यूस हो रही है स्टेज 2 पे. द टीचर हैज डिफाइंड द फर्स्ट प्रोग्राम मॉड्यूल एज फॉलोज. ये टीचर ने पहला प्रोग्राम मॉड्यूल जो है वो बनाया है डिलीट कमेंट के नाम से. क्या करेगा ये? Code with the parameter type string representing a line of the pseudocode from a student project file. जो स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल है उसमें कोई लाइन है और उस पर कोई कमेंट है. कॉल्ड विद पैरामीटर, पैरामीटर के साथ कॉल होगा ये, इसके अंदर पैरामीटर आएगा जरूर. कॉल विद पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग, स्ट्रिंग उसकी टाइप होगी. रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, जो बताएगा लाइन कौन सी है pseudocode की, from a student's project file, student की प्रोजेक्ट फाइल can return the line after removing any comment. और ये पूरी लाइन कमेंट्स काट के ये बाकी का जो है वो रिटर्न कर देगा. कमेंट्स काट के ये रिटर्न करेगा. नोट ऑन कमेंट, अ कमेंट स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस. जो कमेंट होगा पता कैसे लगेगा? डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, तो डबल स्लैश से आगे जो कुछ लिखा है वो काटना है क्योंकि वो कमेंट है, और उससे पहले जो लिखना है वो निकालना है. तो कह रहा है द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द स्ट्रिंग बिफोर एंड आफ्टर द कमेंट हैज बीन रिमूव. तो कमेंट रिमूव करने से पहले, जैसे कि ये लाइन आपको नजर आ रही है, ये ऐसी थी.
और डिलीट कमेंट का मॉड्यूल चलने के बाद इससे कमेंट निकल गया तो ये लाइन ऐसे हो गई, मतलब ये निकल गया पार्ट। आपको डिलीट करना था कमेंट, तो यहाँ से डिलीट कमेंट का जो उसने हेडर है खुद लिखा हुआ एग्जामिनर ने, उसमें हमें कुछ नहीं करना था, हमें तो सिर्फ लाइन पता लगेगी कि कौन सी लाइन है और वो पूरी लाइन उठ के आ जाएगी। पूरी लाइन उठ के आने का मतलब ये है जैसे कि ये पूरी लाइन उठ के आ गई विद कमेंट। अब क्या हो रहा है, इसके अंदर वेरिएबल है कमेंट, एक कांस्टेंट बना दिया है जिससे ये पता लग रहा है कि कमेंट होता है क्या, डबल स्लैश वाला। लाइन को स्टोर करा दिया, यानी ये जो लाइन है इसमें क्या पड़ा हुआ था, ये पूरी लाइन पड़ी हुई थी, इसको स्टोर करा दिया न्यू लाइन में। इसी से तो नई लाइन बननी है। आगे कह रहा है ट्रिम टू अभी 0 है काउंट तो ये 1 है। आगे कहता है काउंट यानी 1 क्या कम है लेंथ ऑफ लाइन से, लाइन की लेंथ से। अब लाइन क्या है, लाइन तो ये है, इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ कितनी है, पूरी लेंथ काउंट की जाए 41 है इसकी लेंथ है 41। इसका मतलब है इस साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, इसकी लेंथ 41 है, तो 1 अभी छोटा है 41 से, बात ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई है। एंड ट्रिम टू 0 है, हाँ जी ये भी ट्रिम टू 0 है, तो फिर क्या करें बताइए क्या होगा फिर बताइए आगे क्या कह रहा है। सर आगे कह वो रहा है मिड में जाओ, लाइन के मतलब इसके काउंट की पोजीशन में, यानी पहली पोजीशन पे जाएगा, पहली पोजीशन से 2 उठाएगा, तो क्या उठा के लाया यहाँ पे, इफ इफ उठा के लाएगा, और 2 करेक्टर में स्टोर कर दिया, जो 2 करेक्टर उठा के लाया वो यहाँ स्टोर कर दिया। उसके बाद इन 2 करेक्टर को मैच कर रहे हैं किसके साथ, कमेंट के साथ, यानी डबल। क्या ये 2 करेक्टर डबल स्लैश है, नहीं जी ये डबल स्लैश तो नहीं। अगर डबल स्लैश होते तो फिर ये काउंट की जो भी वैल्यू होती है उसको स्टोर कर देता, ट्रिम टू मतलब यहां से काटना है इसको, लेकिन अभी तो ऐसा हुआ नहीं, तो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो क्या करेगा, काउंट अभी 1 था तो काउंट में +1 करेगा, दोबारा ऊपर जाएगा, काउंट अब 2 हो गया है। 2 क्या छोटा है किससे, लेंथ ऑफ लाइन यानी 41 से, हाँ जी ऐसा ही है। एंड ट्रिम 0 है, हाँ जी ये भी है। तो फिर क्या करे, दूसरी पोजीशन से 2 उठाओ, उसके बाद 2 उठा लेगा तो दूसरे 2 लेटर, 2 लेटर उठा के लाएगा। 2 क्यों ला रहा है उठा के, क्योंकि सर वो डबल स्लैश होता है ना कमेंट के लिए। क्योंकि उसको मैच डबल स्लैश को करना है। अब ये डबल स्लैश को किससे मैच कर रहा है, मिड से उठा के लाया था, ये एक स्पेस लाया था उठा के और एक एक्स लाया उठा के, इसको मैच कर रहा है डबल स्लैश के साथ। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन फिर नहीं चलेगी, काउंट +1 फिर से आगे बढ़ेगा। बात समझ आ रही है था ना आप लोग, ऐसा ना आपको गरीब। जी सर। जी सर। जी सर। तो एक वक्त आएगा कि मानो कि ये 2 करेक्टर में उठा के लाएगा डबल स्लैश। अब 2 करेक्टर डबल स्लैश है और कमेंट के अंदर भी डबल स्लैश है, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ जी बराबर है। तो कह रहा है काउंट को स्टोर कर दो ट्रिम टू में, इसकी कौन सी पोजीशन पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, स्पेस है 17 पोजीशन पे है। तो माना कि 17 पोजीशन थी तो 17 यहाँ आ गया काउंट के अंदर। इस वक्त जब काउंट 17 पोजीशन तक पहुंचेगा, एक एक करके +1 करके जब वहां तक पहुंचेगा, फिर 2 उठाएगा, तब जाकर उसको ये मिलेगा स्लैश डबल। अब मिल गया तो जो उसने मिल जाने पर उसने ये काम किया, और जैसे ये काम किया तो ट्रिम 2 के अंदर आ गया 70, इधर आएगा इसकी वैल्यू करेगा 18, +1 हो जाएगी और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये कंडीशन तो अभी भी मैच करेगी, मगर आगे वाली मैच नहीं करेगी, क्योंकि ट्रिम 2 अब क्या 0 है, नहीं थी 0 तो नहीं है, ट्रिम 2 में तो अभी ये डाला था 17, तो ये डायरेक्ट लूप के बाहर आएगा।
लूप के बाहर आएगा क्योंकि अब इसने मार्क लगा दिया कि भाई इस पोजीशन से ट्रिम करना है। ट्रिम का मतलब होता है काटना है, यहां से काटना है उसने। तो क्या कर रहा है, लेफ्ट पे जाओ, लाइन के अंदर जाओ, और लाइन के अंदर कहा जाओ, ट्रिम टू -1। ट्रिम टू -1 यानी 17 में से -1 करो तो बचेगा 16। तो लाइन के लेफ्ट से 16 उठा लो। तो लाइन के लेफ्ट से 16 उठाने का मतलब ये हुआ कि कमेंट ये से उठा पहले ले, जितने भी हो सब उठा लेगा। ये उठा लेगा। स्लैश से पहले जितने थे ये सब उठा लिए, उठा के डाला कहा, न्यू लाइन में, और यहां से न्यू लाइन रिटर्न करा दी। अब आगे जो सवाल आ रहे हैं ना इसका नेक्स्ट, उसमें हो सकता है आपसे बोले कि देखो भाई अब डिलीट कमेंट तो तुम लिख चुके हो, डिलीट कमेंट की अगर जरूरत दोबारा पड़े तो उसको कॉल करना पड़ेगा। खाली जहां भी हमें कमेंट डिलीट करना हो तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिलीट कमेंट कमेंट, ब्रैकेट जो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें स्ट्रिंग है। अब जो भी हमने कमेंट के अंदर भेजना होगा वो भेजेंगे यहाँ पे डिलीट कमेंट कॉल करते वक्त, और डबल स्लैश लगा के कमेंट डाल देंगे। तो वो डेटा आगे स्टोर हो जाएगा किसमें, लाइन में, और उसके बाद ये चल पड़ेगा। और ये जब स्टोर होके यहाँ पे हमें जब मिलेगा तो हम इसको कर देंगे न्यू लाइन, ये न्यू लाइन में ला के स्टोर करो उसको। क्योंकि जब ये फंक्शन है, फंक्शन का तो कोई ना कोई रिजल्ट होगा। फंक्शन के लेफ्ट पे या तो कोई वेरिएबल रखते हैं या कोई वेरिएबल नहीं रखते तो आउटपुट, ताकि वो बताए कि क्या काटा उसने। बात समझ आ रही है? जी जी सर। सर। जी सर। अब आ जाते हैं भैया इसके पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में कहता है कि सेकंड मॉड्यूल क्या है, कॉल्ड विद पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट नेम क्रिएट्स अ न्यू स्टेज फाइल 1। तो पैरामीटर है उसका स्ट्रिंग है, और रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट नेम, वो स्टूडेंट का नाम बता रहा है। क्रिएट अ न्यू स्टेज 1 फाइल, जो स्टेज 1 की फाइल बनेगी। कॉपी दीज लाइन फ्रॉम द स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल टू स्टेज 1 फाइल आफ्टर रिमूविंग एनी कमेंट फ्रॉम ईच लाइन। रिमूव करता जाएगा कमेंट को हर लाइन से, और उसको डालता जाएगा स्टूडेंट की फाइल के अंदर। कॉपीज ईच लाइन फ्रॉम स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल, स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल से उठाएगा, स्टेज 1 पे जो फाइल बनी थी उसमें से उठाएगा, एक लाइन करके कमेंट निकालता जाएगा उससे। और यहाँ पे कह रहे हैं डज नॉट राइट ब्लैंक लाइन। जब हम रीड कर रहे होंगे स्टेज 1 वाली फाइल को, और उसमें से देखेंगे कमेंट रिमूव हो गया, कोई लाइन ऐसी भी होगी जो खाली होगी, जो खाली लाइन होगी उसको कुछ नहीं करना, उसको हमने राइट नहीं करना है, उसको सेव नहीं करना है नई फाइल में। रिटर्न द नंबर ऑफ लाइन रिटर्न, जितनी लाइंस को हमने नई फाइल में डाला है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको बनाना था स्टेज 1, और ये कह रहा है मॉड्यूल डिलीट कमेंट मस्ट बी यूज्ड। डिलीट कमेंट को अब दोबारा आपने लिखना नहीं है, बस उसको इस्तेमाल करना है इसमें। तो उसने बताया था कि जनाब ये स्टूडेंट का नाम है, स्ट्रिंग के तौर पे है। यहाँ पर आ गए तो ओल्ड फाइल, पुरानी फाइल है, पुरानी फाइल का नाम क्या था, स्टूडेंट का नाम यहाँ से आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट का नाम है सना, तो सना @_src.txt, src.txt ये फाइल का नाम हो गया कॉन्केटेनेशन के बाद, और इस फाइल का नाम हो गया ओल्ड फाइल नेम। और जो न्यू फाइल बनने जाएगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा s1.txt, लेकिन शुरू में उसके भी सना लिखा हुआ होगा इसी तरह से अंडरस्कोर के साथ। तो ये न्यू फाइल आ गई। यहां तक प्रोग्राम समझ आया आपके? जी सर। उसके बाद जी एक सर। फाइल को हमने रीड करना है, क्योंकि उसने क्या कहा था, ये स्टूडेंट के प्रोजेक्ट की फाइल है, इसमें कमेंट्स के साथ लाइनें लिखी हुई है, इसको रीड करना है। पुरानी वाली फाइल को रीड करना है, इसको निकालना है, इसमें से कमेंट रिमूव करके नई फाइल में डालना है। तो जो ये पुरानी फाइल है, ओल्ड फाइल, जिसको पढ़ना है ये इसको रीड करना है, और नई फाइल जिसमें सेव करना है उसको हमने राइट करना होगा। तो दो अलग अलग मोड में ओपन कर रहे हैं, ओल्ड फाइल को रीड मोड में, न्यू फाइल को राइट मोड में। उसके बाद हमें लूप चलाना पड़ेगा कि ऊपर से लेके नीचे तक का लूप चलाओ जब तक कि ये फाइल एंड ना हो। तो इसके ये लूप चलाया जब तक कि ये ओल्ड फाइल एंड ना हो। क्या करो, इसके ये रिकॉर्ड रीड करो। जब फाइल ओपन होती है तो पहला रिकॉर्ड रीड होगा रीड करने से, और ये लाइन पूरी कमेंट के साथ उठ के चली जाएगी कहां पर, ये इस वेरिएबल में आ जाएगी, लाइन में आ जाएगी। ये पूरी लाइन उठ के लाइन में आ गई। यहाँ पे हमने इससे डिलीट कमेंट का वाला अपना पुराना वाला प्रोग्राम चलाया, उसमें से कमेंट रिमूव हो गया। जब कमेंट रिमूव हो गया तो हमने इसको यहाँ स्टोर कर दिया लाइन में, यानी वो जो लाइन आई थी अब उसका अपडेट कर दिया, उसमें से कमेंट रिमूव हो गया। अब ये चेक करना था कि यार वो जो लाइन आई है कहीं खाली तो नहीं थी, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ब्लैंक थी। तो वही चेक हो रहा है कि उसकी जो लेंथ है कमेंट रिमूव होने के बाद
या कमेंट रिमूव ही ना हुआ हो, सपोज कमेंट था ही नहीं, खाली थी, तो नॉट इक्वल टू जीरो, उसकी लेंथ जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो क्या करो, राइट फाइल का मतलब है सेव करो। कहां पर? न्यू फाइल में, मतलब यहाँ सेव करो। तो यहाँ पे उठा के सेव करेगा इस फाइल के अंदर, उस लाइन को सेव क्या करो, सेव करो इस लाइन को। तो लाइन क्या है? लाइन वो कंटेंट है। और साथ साथ गिनती करते जाओ, काउंट करते जाओ कि एक लाइन राइट हो गई है, और इस तरह ये लूप चलता चला जाएगा। जब बाहर आएगा तो दोनों को क्लोज करो और बता दो कि कितनी लाइन राइट हुई है, वो काउंट के अंदर बता देगा रिजल्ट। समझ आ गया? जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। Oh, great. It's done. I thought there was one more program. चलो, ओवरऑल इस प्रोग्राम में, इस पूरे पेपर में जो मुश्किल सवालात थे वो ये वाला थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। मगर देखो, जब इस तरह का भी सवाल आए तो आपने क्या करना है, आपको फाइल ओपन करो, एक नंबर इसका मिलेगा। फाइल का ये लूप चलाओ, एक नंबर इसका मिलेगा। फाइल को रीड करो, एक नंबर इसका मिलता है। फाइल को क्लोज करो, एक नंबर इसका मिलता है। रिटर्न करो, एक नंबर इसका मिलता है। तो आपको लगता है आप बाकी का काम तो आपने किया ही नहीं है, ये तो काम किया ही नहीं है आपने, आप तो उसके छोटे बड़े स्टेप्स लिख रहे हैं खाली, मगर स्टिल यू गेट सम पॉइंट्स ऑन दैट। तो व्हेन यू गेट स्टक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली छोड़ें, जो आप कर सकते हैं वो आप क्या करें लॉजिकली। ठीक है, तो ये हुई जनाब आज हमारा सिलेबस भी कंप्लीट तो पहले ही हो गया था। आज मैंने आपको काफी एक और पास पेपर की प्रैक्टिस करा दी।